हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 8 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है, यहां पर बात हो रही है न्यू कैलिडोनिया के बारे में। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि न्यू कैलिडोनिया की लोकेशन कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये हम लोग को देखने को मिलती है टेरिटरी, जिसका नाम है न्यू कैलिडोनिया, राइट। इसके अलावा न्यू कैलिडोनिया के आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको वनुआतू दिखाई देगा, वनुआतू आइलैंड। ये देखो आप ये वाली फोटो, इसमें ये न्यू कैलिडोनिया, इसके नॉर्थ में देखो आप वनुआतू आइलैंड, या फिर ये कह सकते हो वनुआतू आइलैंड के नीचे जो है वो न्यू कैलिडोनिया हम लोग को देखने को मिल रही है। इसकी एक खासियत है न्यू कैलिडोनिया की कि ये टेरिटरी जो है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, फ्रांस का कंट्रोल है। ये चीज आप थोड़ी सी याद रखना। और इसी को लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। अभी यहां पर एक रेफरेंडम हुआ था। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कहा गया था कि आप वोटिंग के थ्रू इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि यहाँ के लोगों को वोट करने का मौका दिया गया। किस चीज के लिए वोट करने का मौका, कि उनको अगर इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि अगर वो फ्रांस से अलग होना चाहते हैं तो वो वोट देकर ये चीज जो है फैसला जो है वो ले सकते हैं। तो ये वाली चीज चल रही थी, यहां पर वोटिंग वगैरह चल रही थी इसको लेकर कि इनको अगर अलग होना है फ्रांस से तो ये वोट देकर अलग हो सकते हैं, सेपरेट इंडिपेंडेंस जो है यानी कि अपनी सेपरेट टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस चीज पर जब वोटिंग हुई तो फैसला जो सामने आया उसमें ये चीज आई कि 53.26% जो यहाँ के लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि ये फ्रांस से अलग हो। तो ये फ्रांस से इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं चाह रहे हैं, इन्होंने फ्रांस से इंडिपेंडेंस अपनी रिजेक्ट कर दी है। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था न्यू कैलिडोनिया का, जिसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 170 साल के आसपास हो गया कि ये जो टेरिटरी है ये फ्रांस के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और ये ऑस्ट्रेलिया से 1210 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को देखने को मिलती है। ये मैंने आपको दिखाई दिया था ऑलरेडी। और ऑस्ट्रेलिया के इस टेरिटरी को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड में आपको ये देखने को मिल रही है 1210 किलोमीटर की दूरी पे। आर्चीपेलागो ये हम लोग को देखने को मिलता है। आर्चीपेलागो बेसिकली जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं ना उसको आर्चीपेलागो जो है वो कहा जाता है, राइट। और ये बेसिकली किसका पार्ट है, तो ये मेलेनेशिया सब रीजन का ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर काफी सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि ग्रैंड टेरे, लॉयल्टी आइलैंड, चेस्टरफील्ड आइलैंड, बेलेप आर्चीपेलागो और आइसले ऑफ पाइन्स, और भी काफी सारे हम लोग को आइलैंड्स यहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा ये जीलैंडिया का भी पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीलैंडिया आप देखो, ये जो डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर हम लोग इस क्षेत्र पर जाएंगे तो ये सिर्फ हम लोग को न्यूजीलैंड यहां पर दिखाई देता है, और ऊपर ये देखो आप न्यू कैलिडोनिया आपको ये दिखाई दे रहा है, और भी काफी सारे आइलैंड आपको दिखाई देंगे जब आप पानी से यहां पर गुजरोगे, शिप वगैरह से जाओगे तो। बट क्या है कि जैसे ही आप इसके ऊपर से निकलोगे ना तो यहां पर नीचे एक कॉन्टिनेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसको 8वां कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है दुनिया का। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी याद रखना। 8वां कॉन्टिनेंट जो है वो है जीलैंडिया, और इस पर अभी रिसर्च वगैरह भी चल रही है। इसको लेकर मैंने आपको कुछ महीने पहले भी बताया था कि यहां पर जो है वो काफी एरिया जो है वो उसका ऑलरेडी कवर कर लिया है साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने, यानी कि देख लिया कि ये पूरी टेरिटरी जो है वो कितनी बड़ी है, राइट। तो उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो हासिल कर रही है, इसकी मैपिंग कर ली है बेसिकली। ऑलमोस्ट 95 to 98% तक इसकी मैपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको लेकर ये टॉपिक कुछ महीने पहले जो था वो न्यूज में देखने को मिला था, ठीक है। तो ये जीलैंडिया थोड़ा सा आप याद रखना, और ये जीलैंडिया का ही पार्ट है न्यू कैलिडोनिया। तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। आप देखो ये यहाँ पर छोटा सा न्यू कैलिडोनिया ग्रीन कलर का नहीं दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आप देखो ये पूरा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो अगर पानी थोड़ा सा नीचे चले जाए तो फिर ये कॉन्टिनेंट जो है वो उभर कर आ जाएगा, राइट। तो इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको। दियाहोत रिवर भी यहां पर है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है ये दियाहोत रिवर कहां की है, कहां पर है ये रिवर, तो याद रखना ये हम लोग को यहाँ पर न्यू कैलिडोनिया में देखने को मिल रही है, और वहां की ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, राइट, सबसे लंबी नदी है ये। इसके अलावा
ये जो ओवरसी टेरिटरी के तौर पर ये 1946 से हम लोग को देखने को मिल रही थी और 1998 में एक नौमिया अकॉर्ड हुआ था जिसके तहत इसको स्पेशल स्टेटस मिल गया था 1999 में। तो हालांकि ये वाली डिटेल आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेनली आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये टेरिटरी जो है वो फ्रांस के कंट्रोल में है और अभी यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि इनको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए फ्रांस से, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट न्यूज में बात हो रही है वयनाड कोझिकोडे टनल प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये वयनाड कोझिकोडे टनल प्रोजेक्ट कहां पर बनाया जा रहा है, तो याद रखना केरला के अंदर ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। ये पहली चीज आप ये याद रखिए, ठीक है। कोझिकोडे से लेकर वयनाड जो है उसको कनेक्ट किया जा रहा है और ये टनल प्रोजेक्ट है, टनल बनाया जा रहा है। 7 किलोमीटर लंबी ये टनल हम लोग को देखने को मिलेगी जो कि वयनाड और कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करेगी। 900 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और ये कोनकान रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब ये जो डिटेल है अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली बस आप कोई वाली लोकेशन पता होनी चाहिए इस टनल की। बट क्या हो गया कि अभी रिसेंट पास में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर देखा तो उससे ये चीज नजर आई कि थोड़ा सा वो डिटेल में चीजें पूछ रहा है। तो इसके आसपास कौन सी चीजें केरला के अंदर, जैसे कौन से नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फॉरेस्ट कवर है, तो उसका एक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि काफी फेमस वयनाड की अगर हम लोग बात करें, वयनाड काफी फेमस फॉरेस्ट कवर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर साइलेंट वैली है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करो। तो वयनाड ऊपर है, साइलेंट वैली हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट, इस क्षेत्र पर। यहाँ कहीं पे आप देखेंगे तो नीलगिरी भी आपको इस क्षेत्र पर जो है वो देखने को मिल जाती है। मैं इस मैप में आपको दिखाता हूँ नीलगिरी। ये देखो, ये आपको नीलगिरी, ये जो देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है नीलगिरी, ये है ऊपर नीलगिरी, राइट। तो ये इसके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एक और यहाँ की इंपॉर्टेंट खासियत है, वो है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई जो है वो भी यहाँ पर लोकेटेड है इस क्षेत्र पर पूरा, राइट। तो ये देखो, आप यहाँ पर देखो अगस्त्य मलाई, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उसका एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। और अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख कर बताओ कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके स्टेट में कौन से नेशनल पार्क्स हैं और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एटलीस्ट आपको आपके स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। आप अपने स्टेट के बारे में लिखो और कमेंट बॉक्स पे देखना, अगर और भी स्टूडेंट्स ने लिखा होगा तो उनके भी स्टेट्स के बारे में आपको पता लग जाएगा कि उनके स्टेट में कौन से नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इससे क्या होगा कि एक रिवीजन भी जो है वो आप लोग का हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि आइडिया पता लगते रहना चाहिए। आप बार बार ये सब चीजें जो है वो पढ़ते रहो, कहाँ पर जो भी स्पेशली न्यूज में आता है कि कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको। और पेपर 1 से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक न्यूज में क्यों है तो वो काम की चीज नहीं है अपने लिए, बट फिर भी बाद में बात करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है गाइस, ये सिल्क रोड के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो एंशिएंट सिल्क रोड हम लोग को देखने को मिलता था ना, इसका मैप मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये सिल्क रोड का आपको मैप दिखाई दे रहा है। ये शंघाई से ये शुरू हो रहा है और ये आप देख सकते हैं ये यूरोप में जाकर कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये सिल्क रोड का मैप है। तो इसी सिल्क रोड के या सिल्क रूट के आधार पर या उसके मतलब उसको ध्यान में रखते हुए ये चाइना ने शुरू किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसी सिल्क रोड को आप कह सकते हो कि एक्सपेंड कर दिया है चाइना ने इस इनिशिएटिव के थ्रू। और ये जो सिल्क रोड जो है गाइस, ये इंडिया से भी कनेक्ट हुआ करता था। हम लोगों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। बट याद रखना, सिल्क रोड जो है उसको हम लोग के द्वारा कनेक्ट किया गया था। हमारे जो रूलर थे ना, एंशिएंट रूलर्स, उन्होंने इस सिल्क रोड को कनेक्ट किया था, आप देख सकते हैं। और उस समय ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये वाला नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रूट या ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये जो रूट जो था, ग्रैंड ट्रंक रोड या रूट, तो ये जो था वो हम लोग के द्वारा, हमारे एंशिएंट रूलर्स के द्वारा तैयार किया गया था, बिल्ड किया गया था, बनाया गया था। अब मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि किस हमारे एंशिएंट रूलर ने ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया था। और कौन से रूलर जो थे जिनका ट्रेड हम लोग को इस सिल्क रूट के थ्रू देखने को मिलता था, या फिर इनका जो कंट्रोल था वो इस क्षेत्र पर था, जिससे कि वो सिल्क रोड के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो कर सकें। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सिल्क रोड जो है ना, उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का है, राइट। और काफी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, बहुत रोड्स वगैरह बना रहा है, बहुत पैसा लगा रहा है चाइना इस प्रोजेक्ट में। ईस्ट एशिया से यूरोप को ये कनेक्ट कर रहा है, और ना ही सिर्फ यूरोप को, ये 3 कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। देखो, ये एशिया है, एशिया का कॉन्टिनेंट, जहां पर चाइना और ये हमारी कंट्री देखने को मिलती है, ईरान हो गया और वेरियस कंट्रीज हैं, ये एशिया का कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा ये यूरोप है, और तीसरा ये हम लोग को अफ्रीका देखने को मिल रहा है। तो आपस में 3 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने वाला ये इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
इसमें दो हम लोग को चीजें देखने को मिलती है इस इनिशिएटिव के अंदर। तो एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड। ये क्या हुआ? तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये दो चीजें हैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोड का हम लोग को देखने को मिल रहा है, वाया लैंड का हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो आपस में कंट्रीज को कनेक्ट किया जा रहा है वो लैंड रूट के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, राइट। एक और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो मैरीटाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यानी कि समुद्र के थ्रू जो है वो आपस में कंट्री को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये दो तरीके से जो है वो तीन कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इस प्रकार से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप कर रहा है। इसको वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता था, आज की डेट में इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। और यहां पर रेलवेज, एनर्जी पाइपलाइंस, हाईवेज, स्ट्रीमलाइन बॉर्डर क्रॉसिंग, तो इसका ये बेसिकली वास्ट नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर रहा है। यहां पर रेलवे भी बनाएगा, ये रोडवेज भी तैयार करेगा। इसने अभी कुछ समय पहले हमने बात भी करी थी कि श्रीलंका के अंदर ये पोर्ट्स वगैरह जो है वो बना रहा है, राइट। जैसे कि आइलैंड कंट्रीज हैं, और जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि इसने ग्वादर पोर्ट जो है वो बनाया था, राइट। इसका भी मैं आपको मैप दिखा देता हूं। ये देखो, आप ग्वादर पोर्ट आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। ये यहां से जो ऊपर से जो ये रूट निकल के जा रहा है ना, ये इस क्षेत्र से आ रहा है, ये वाला। ये आप देखो, ऐसे आके ऐसे आएगा ये वाला रूट। अब ये इंडिया के ऊपर से भी निकल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान का जो रीजन है ना हमारा, तो वहां से ये रोड जो है वो निकल रहा है। और इसी को लेकर इंडिया भी जो है वो उसने वार्निंग भी दी थी इवन चाइना को, और पसंद नहीं कर रही है बिल्कुल भी इंडिया चाइना के इस इनिशिएटिव को, क्योंकि ये एक ऐसी टेरिटरी से होकर गुजर रहा है इंडिया की जो कि विवादित टेरिटरी है, राइट। जिसके ऊपर जो कंट्रोल है ना पूरा इंडिया का है ना पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर ये प्रोजेक्ट जो है वो गुजर रहा है, और जिसको हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। याद आ रहा है? CPEC लिख लो कहीं पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पर है। इसके थ्रू इसने पाकिस्तान को कनेक्ट किया है अपने यानी कि रोड से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। और वहां पर इसने एक ग्वादर पोर्ट भी बना दिया, क्योंकि इंडिया तो उसका हिस्सा नहीं है। तो ये चाह रहा है कि इस ग्वादर पोर्ट के थ्रू जो है इस क्षेत्र पर अगर इसको कुछ सामान भेजना है, या फिर यहां से जो है वो पाकिस्तान को अगर मैरीटाइम रूट से सामान पाकिस्तान तक पहुंचाना है इस रूट से, तो आप देखो ये ग्वादर पोर्ट भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये श्रीलंका के कोलंबो पे गए, और ये देखो ग्वादर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस प्रकार से जो है ये कनेक्ट कर रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि जो मैरीटाइम रूट जो है इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, इस तरीके से जो है वो कनेक्ट हो रहा है। और अभी तक 60 से ज्यादा कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है। 2/3 पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन जो है वो इन 60 से ज्यादा कंट्रीज में आती है, और उन कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये प्रोजेक्ट का बताया जा रहा है, इसमें मैंने अभी आपको बताया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ये तैयार कर रहा है, और जिसके तहत इसने ग्वादर पोर्ट जो है वो डेवलप किया है चाइना के अंदर, राइट। तो इसमें इसने $60 बिलियन का खर्चा किया है, और बताया जा रहा है कि इसका जो पूरा ओवरऑल अभी तक का जितना प्रोजेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा इसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट को बनाने में लगाया है। और ओरिजिनल सिल्क रोड की अगर हम लोग बात करें, तो ओरिजिनल सिल्क रोड जो था ये बेसिकली चाइना की हन डायनेस्टी जो हम लोग को देखने को मिलती थी 206 BCE से लेकर 220 CE के पीरियड में, कॉमन एरा के पीरियड में, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा के पीरियड में जो हम लोग को देखने को मिलती थी ये हन डायनेस्टी। तो इसी ने ही सिल्क रोड जो है उसको एक्सपेंड किया था, राइट। और जो रूट जो हम लोग को देखने को मिलता था वो मतलब 4000 माइल जो है वो यूरोप में एक्सपेंड कर दिया गया था। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। और ये मैंने आपको ऑलरेडी मैप दिखाई दिया इसका पुराने सिल्क रोड का, राइट। इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक रोड जिसके बारे में आपको बता रहा था, तो ये देखो ये है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसका भी मैप आप देख लो। अच्छा, इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को अब यहां पर विवाद वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया इस प्रोजेक्ट को पसंद नहीं कर रही है। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं, उनके एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली बुरी तरह से एक्सपेंड कर देगा चाइना की पावर को। यानी कि चाइना की पावर का एक्सपेंशन हम लोग को बहुत बुरी तरह से देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? तो अब यहां पर ये स्ट्रेटेजिक चीज को समझना, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पीछे ये मान के चलना चाइना जो है वो इकोनॉमिकली काफी साउंड हो जाएगा, काफी पैसा आएगा चाइना के पास। और ना ही सिर्फ पैसा, ये इस पूरे 3 कॉन्टिनेंट्स को जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स की डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इंफ्लुएंस कर सकता है। ये कैसे कर सकता है? अब देखना, ध्यान से सुनना अब इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ये रोड बना दिया। अब जिसने रोड बनाया, ऑब्वियसली बात है कि पूरा उस रोड के ऊपर कंट्रोल उसी कंट्री का होगा, चाइना का होगा। अब चाइना क्या बोलेगी कि मुझे इस रोड का मेंटेनेंस करना है, तो मैं इस रोड के मेंटेनेंस के लिए जो है वो अपने ट्रूप्स भेजूंगा, अपने सोल्जर्स भेजूंगा, राइट। सोल्जर्स इसलिए वहां पर जाएंगे कि कोई इस रोड जो है उसको खराब ना करे, तो सिक्योरिटी के नाम से जो है ये सोल्जर को भेजेगा। बट सोल्जर को भेजकर वो क्या करेगा? स्पाई करवाएगा, निगरानी रखेगा अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज के जो पॉलिटिकल डिसीजन है उनको भी इंफ्लुएंस करेगा ये। दूसरी बात, अगर
किसी भी कंट्री के साथ इसकी बन नहीं रही होगी तो उस कंट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। यानी कि जो भी इसकी एनिमीज होंगी, एनिमी कंट्री, तो उनको दबाने के लिए क्या करेगा, उस कंट्री के अंदर माल नहीं आने देगा, प्रोडक्ट्स नहीं आने देगा, ना जाने देगा। क्योंकि इस रूट को, ऑब्वियसली बात है, ये रूट पूरा का पूरा चाइना का हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इस रूट को यूज करने के लिए दूसरी कंट्री को इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब जो कंट्री बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्सा नहीं है, तो वो जो कंट्रीज है गाइस, उस कंट्री के अंदर सामान भी ये पहुंचने नहीं देगा, ये ब्लॉक कर देगा ना उनके ट्रेड को। तो एक प्रकार से आने वाले समय में ये ट्रेड बैरियर के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि कंट्रीज के बीच का ट्रेड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा इस रूट के थ्रू, और ब्लॉक कर दिया जाएगा, स्लो कर दिया जाएगा। यानी कि कोई कंट्री का अगर सामान आ रहा है तो उसको अगर बाई चांस मान लेते हैं हम लोग कि उसने बोला कि चलो ठीक है, आप इस कुछ पैसे को देकर, जैसे कि हम लोग हाईवे में जाते हैं ना, हाईवे में जाते हैं, टोल वगैरह, टोल नाका जो आता है, अगर हमें बाईपास लेना पड़ता है तो उस अच्छे रोड को यूज करने के लिए हम कुछ पैसा देते हैं, वैसे ही कुछ ऐसी पॉलिसी ये लेकर आएगा। बट उसमें ये क्या गेम खेल सकता है, ट्रक को रुकवा देगा चेकिंग वगैरह के पर्पज के लिए, कि हमें चेक करना है, सामान को रुकवा देगा, तो किसी कंट्री में लेट जो है वो सामान डिलीवर होगा, राइट। इस प्रकार से प्रताड़ित करेगा ये। दूसरी चीज मैंने भी आपको बताया, पॉलिटिकल इंफ्लुएंस ये करेगा डिसीजन मेकिंग का, यानी कि जो भी कंट्री के अंदर वो भी पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहा है या डिसीजन मेकिंग जो भी चल रही है, या फिर ये कंट्री, यानी कि जिन भी कंट्रीज ने इसको अभी तक साइन किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, तो उनके साथ जो है ये कोलैबोरेट करके, ऑब्वियस ही बात है कि इसका रोड है तो चलेगी इसी की, क्योंकि इसी का ये पूरा इनिशिएटिव है। तो वो क्या कर सकता है, ये पूरे 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी कि कोई बड़े मुद्दे के ऊपर बात हो रही है तो चाइना के फेवर में पूरे मुद्दे जाएंगे, क्योंकि चाइना जैसा बोलेगा वैसा उन कंट्री को करना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई नहीं चाहता कि किसी का धंधा पानी बंद हो, और धंधा पानी यहां पर कैसे बंद हो सकता है, अगर ये रूट ब्लॉक कर देगा ना तो धंधा पानी बंद हो जाएगा, ये मान के चलना मेरी बात। और यही चीज आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी जब ये प्रोजेक्ट जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। बट अभी आने वाले समय में बहुत टाइम है, जब तक जो है वो आप कलेक्टर ऑलरेडी बन चुके होंगे तो, या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट में होंगे, तो ये चीज है, राइट। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद 2040-45 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। कंक्लूड हालांकि बहुत लेट भी होने वाला है, 2050 के बाद भी हो सकता है ये, बट फिर भी अभी 2040-45 तक का अनुमान जो है वो लगा के रखा हुआ है। बट और भी लंबा जो है ये खींचा जा सकता है, मतलब पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट इसका होने में, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी कि चाइना जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू इस पूरे तीनों कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अपना दबदबा बना लेगा, इन्फ्लुएंस कर देगा, इन तीनों कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमा लेगा, पूरे डिसीजन जो है उसको चेंज करेगा, अपने फेवर में ले आएगा। तो ऐसी हरकत इसकी देखने को मिलेगी, सोल्जर्स को तैनात कर देगा, धमकी देगा। तो इस तरीके की हरकत चाइना की हम लोग को देखने को मिलेगी। और आप जानते हैं चाइना की पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। इसका हमेशा से इसके दिमाग में खुरापात यही चलती रहती, किसी प्रकार से सामने वाली कंट्री की टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले लो। इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हैं। जैसे कि हमारा जो अभी जो अस्काई चिन के अंदर हमने देखा था इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। लेह में इश्यूज हम लोग को देखने को मिले थे, और इसकी सिक्किम में इश्यूज अभी पास में हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। तो वो किसके ऊपर बेस्ड थे, कब्जे के ऊपर बेस्ड थे, कब्जा कर रहा था, एक्सपेंशन कर रहा था। साउथ चाइना सी की न्यूज से आप वाकिफ हैं। साउथ चाइना सी के ऊपर ये अपना क्लेम करता है कि ये पूरा समुद्र जो है वो इसका है, क्योंकि नाम इसका बड़ा है साउथ चाइना, राइट। तो इस प्रकार के तो इसके क्लेम होते हैं, राइट। ऐसे तो हम लोग भी इंडियन ओशियन पे क्लेम कर सकते हैं कि ये इंडियन ओशियन का नाम जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ा है, तो हमारा ओशियन नहीं है, राइट। बट चाइना की बेतुकी बातें होती हैं, और बेतुकी बातें नहीं, इसको हमें समझना ये जरूरी है कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। ये चीज आप लिखेंगे अपने एग्जाम में, और क्वाइट पॉसिबल इस इनिशिएटिव के थ्रू जहां जहां पे इसने रोड बनाया ना, ये वही बोलेगा कि ये पूरा एरिया जो है वो मेरा है। तो 3 कॉन्टिनेंट्स के मैक्सिमम पोर्शन के ऊपर कंट्रोल जो है टेरिटोरियल वाइज भी ये ले सकता है। और अगर हम लोग और थोड़े आगे की देखें, जब तक शायद अपन जिंदा भी ना रहे, शायद 100% 200-300 साल की अगर हम लोग बात करें आने वाले, तो उसमें क्वाइट पॉसिबल की बहुत बुरी तरह से जो है ये एक्सप्लॉइट कर सकता है काफी सारे रीजन को। और ये अनुमान जो है वो सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये काफी सारे एक्सपर्ट्स का भी सेम ओपिनियन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, राइट। तो ये वाली चीज भी आपके मेंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इस प्रकार की, स्पेशली चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। और आप एग्जांपल लिखेंगे अपना, जैसे इंडिया के केस में तो इवन चाइना ये भी क्लेम करता है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो चाइना का है, और साउथ चाइना सी का आप एग्जांपल लिखेंगे, राइट। तो ऐसे एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपका आंसर को आप सपोर्ट कर पाओ, या कोई भी आप किसी चीज के बारे में अगर बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की, चाइना फोकस करता है एक्सपेंशन के ऊपर कि टेरिटरी उसके कंट्रोल में आए, तो वो कैसे करता है, हमने उसका पास्ट देखा है। ये 2-3 एग्जांपल आप लिखोगे, समझ रहे हो। ये चीज है कंसेप्ट समझने वाली इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट के अंदर लोग 2-4 चीजें पढ़ेंगे, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल में पढ़ना है, और आइडियोलॉजी समझनी है कि चाइना की इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है। इंडिया इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि इंडिया को घेरा बना रहा है ये, और इसका मेन काम क्या है, इस रोड के थ्रू ये अपने
गुड्स जो है, प्रोडक्ट जो है उसको बेचेगा। चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, मैन्युफैक्चर करती है गुड्स को, राइट। अब ये क्या करेगा, अब जब ये इसका रोड जब शुरू हो जाएगा तो उस रोड पर अपना माल बेचेगा। इसको तो चाहिए मार्केट, क्योंकि ये कंट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, इसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन होता है। अब इसको चाहिए बड़ा मार्केट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इसको मिल जाएगा मार्केट और इसकी इकोनॉमी होगी एनहेंस। और इसने काफी सारी जो पुअर कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज है ना, उनको गड्ढे में डाल दिया है। उनको बोला आपके पास इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको पैसा दूंगा। तो अब वो छोटी कंट्रीज को पैसा दे रही हैं। इसने लो इनकम वाली कंट्रीज को लोन दे दिया और लोन देकर फंसा दिया एक प्रकार से। अब उन कंट्रीज को इस लोन को चुकाना भी है, राइट। तो ये कंट्री चाइना के लोन पे दबी हुई है ऑलरेडी अभी एट प्रेजेंट काफी सारी। इंडिया ने समझाने की भी कोशिश करी, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, इवन बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बहुत समझाने की कोशिश करी मत पड़ो चक्कर में, माने नहीं, लोभ में चले गए कि हमारा सामान जो है वो एक्सपोर्ट होगा, आसानी से हमें सामान मिलना शुरू हो जाएगा। सामान मिलने के चक्कर में ये बड़ा नुकसान जो है वो कर रही है आपस की कंट्रीज। तो और हम इसलिए दूसरी कंट्री को जो है वो समझाते हैं, क्योंकि इंडिया का एज अ बिग ब्रदर का भी रोल है। ये मेंस में भी ऑलरेडी पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बिग ब्रदर वाला, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि इंडिया का जो रोल होता है वो सभी कंट्रीज को जो है वो सही चीज बताने का होता है, सपोर्ट करने का होता है। बट अब कंट्रीज मान नहीं रही, लोभ में चली गई, तो अब क्या करेंगे, राइट। तो इंडिया ने जो है उसको सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज वी नो द पास्ट ऑफ चाइना कि उसकी क्या पॉलिसी होती है। ये चीज आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, यूएसए भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करता है। अब यूएसए इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो उसके पीछे का आप जो लॉजिक लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि यूएसए सुपर पावर कंट्री है। आज की डेट में कौन सी कंट्री सुपर पावर है? यूएसए हम लोग बोलते हैं ना, यूएसए इज अ सुपर पावर कंट्री एट प्रेजेंट, दबदबा यूएसए का हम लोग को देखने को मिलता है। बट जब चाइना 3 कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करेगी, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि चाइना का इंफ्लुएंस 3 कॉन्टिनेंट्स में होगा। जब इंटरनेशनल फोरम्स होंगे तो उसमें चाइना किसी भी बड़े डिसीजन को जो है वो इंफ्लुएंस कर सकती है, अपने फेवर में ला सकती है इन कंट्रीज की मदद से, क्योंकि ये कंट्री जो है वो चाइना के एक तो लोन में है, दबी हुई है, दूसरी चीज चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इस्तेमाल कर रही है, राइट। यानी कि पार्टिसिपेट किया हुआ है, कभी भी चाइना जो है वो उनके ऊपर भी हावी हो सकता है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो उसमें काफी सारी कंट्री फिर डरेंगी भी, क्योंकि कौन चाहता है कि उसका माल बिके ना, या फिर उसकी कंट्री में माल ना है, कोई नहीं चाहता। सभी को चाहिए कि भाई यार ट्रेड जो है वो अच्छे से हो, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड ही जो होता है वो एक कंट्री की इकोनॉमी को एनहांस करता है, बढ़ाता है, राइट। तो इसी चीज को लेकर अब यूएसए को क्या लगा कि अगर चाइना, क्योंकि यूएसए ने भी इसका फ्यूचर देख लिया कि यार आने वाले समय में तो इसके पास बहुत पैसा आने वाला है, और दूसरी बात ये 3 कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यूएसए का जो इन्फ्लुएंस होता है वो आने वाले ऑलरेडी, वैसे तो अभी एट प्रेजेंट भी यूएसए का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट। बट आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इस चीज का अंदाजा यूएसए ने लगा लिया है, क्योंकि ये 3 कॉन्टिनेंट्स को आपस में कंट्रोल करेगा। और ये ऐसी जगह है जहां पर बहुत ह्यूज पॉपुलेशन पूरे दुनिया भर की रहती है। अभी हमने बात करी कि अराउंड 60% पॉपुलेशन पूरे दुनिया भर की इसी क्षेत्र में, इसी रीजन पर हम लोग को देखने को मिलती है। 60% नहीं, 2/3 पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन जो है वो इसी क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। 60% से भी ज्यादा हो जाता है 2/3, तो है ना। तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, राइट। ये वाली चीज है ये, तो इसमें हमने देखी। और इसमें और क्या चीज मेंशन है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी कि यूएसए जो है उसका कंसर्न यही है कि बीआरआई जो है वो ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करेगा। ट्रोजन हॉर्स आप जानते हैं, ट्रोजन हॉर्स एक बेसिकली वायरस हम लोग को देखने को मिलता है, और ये वायरस जो होता है वो एक कंप्यूटर के अंदर जाकर क्या कर लेता है, स्पाई करता है, निगरानी रखता है। तो यही चीज बोली जा रही है कि चाइना के ऊपर तो वैसे भी आरोप है स्पाई के, निगरानी रखने के, कि ये दूसरी कंट्री के ऊपर निगरानी रखता है। अब इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू तो इसके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये वाली चीज भी है। मिलिट्री एक्सपेंशन करेगा, अपने सोल्जर्स ट्रूप्स को तैनात कर देगा मेंटेनेंस के नाम पर, बोलेगा मुझे मेंटेनेंस करना है, बट मेंटेनेंस के पीछे सिर्फ नाम के लिए मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के पीछे जो है ये अपनी मिलिट्री पावर को एक्सपेंड करेगा। जब चाहे तब किसी भी कंट्री के अंदर ये हर तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये वाली चीज है। दोनों ही जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोटिवेशन इस इनिशिएटिव के पीछे है चाइना के, जिसके बारे में विस्तार में भी अपन ने चर्चा करी, बात करी। एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि इसके तहत जो जी ने, जो बहुत समय पहले जी का जो प्लान हम लोग को देखने को मिलता था, मेड इन चाइना 2025 इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो थी इसकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2013 या 12 में इसने इस स्ट्रेटेजी को जो है वो तैयार किया था, सामने लेकर आए थे, या उससे पहले से ही ये स्ट्रेटेजी हम लोग को देखने को मिलती थी, जिसका प्लान जो है वो इसने 2015 के आसपास जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, इसका 2025 इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें इसकी यही देखने को मिलती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसको करना था वेरियस प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो वही सब चीजें इसने करी, इन्वेस्टमेंट किए, नए नए इन्वेस्टमेंट लेकर आए, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया, मार्केट ढूंढा इसने, मेन चीज इसके लिए मार्केट थी। और जो ये पूरी चीज इसका जो है वो जो सपना है बड़े मार्केट का, इन्फ्लुएंस का, कंट्रोल का, ये पूरा कर देंगी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इंडिया ने, मैंने आपको बताया था ना, इंडिया ने कन्विंस करने की भी कोशिश करी कि ये जो है वो पूरे एशिया के ऊपर डोमिनेट करेगा
चाइना, और वैसे ही एशिया की काफी सारी कंट्री चाइना की हरकतों से कई बार परेशान भी रहती हैं, बट कंट्री ने नहीं माना, राइट। ये वार्निंग दी थी, बट क्या करें, सबको अपना लगता है कि फायदा मिलेगा। लोगों को लगता नहीं है कि सट्टा खेल रहे होते हैं, लोगों को लगता है हाँ यार जीत जाएंगे, वैसे जीत जाएंगे, लगता है बिल्कुल जीत जाएंगे, आखिरी में गए फिर सिक्सर मारा और खत्म जितना सोचा था सब गया। तो यही चीज है, काफी सारी कंट्री ऐसी ही सोच रही है, बट पूरा जो प्लान है वो चाइना का है। चाइना के हाथ में रिमोट है, जब चाहे तब वो उसको कंट्रोल कर सकती है, अपने हिसाब से चला सकती है पूरी चीजें, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये अगर क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज, आपको ये मैप देखना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में। तो आप देखो इंडिया को ये इस प्रकार से माला जो आपको दिखाई दे रही है, ये माला मोती की माला, तो ये इस प्रकार की मोती की माला इसको कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया को इसने जो है वो हर तरफ से घेरे में ले लिया है। बट ठीक है, इंडिया ने भी यहाँ पर ईरान के अंदर एक वो छावर पोर्ट जो है वो तैयार किया था हम लोगों ने। इसके ग्वादर के बाद ये छावर पोर्ट जो है वो हम लोग को इंडिया का देखने को मिला था, क्योंकि जिससे कि हम लोग जो है इसके ग्वादर पोर्ट को काउंटर कर पाए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, और उसको लेकर इस ग्वादर पोर्ट जो है उसका प्रोजेक्ट भी हमारा रुका हुआ है एट प्रेजेंट। हम लोग अभी भी नेगोशिएट कर रहे हैं यूएसए के साथ, बीच में इसने हम लोग को रिलैक्सेशन दिया था, बट अभी फिर से यूएसए जो है वो बोल रहा है कि इसको पूरी तरह से बॉयकॉट करो ईरान को। ऑलरेडी कर दिया ही है, क्योंकि उसने इकोनॉमिक सैंक्शन इसके ऊपर लगा दिए थे ना, जिसके बारे में आपने बात करी थी 2015 की न्यूक्लियर डील के बारे में, याद आ रहा है कि नहीं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल A to Z फीड रहने चाहिए, और हर एक कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, और अभी जो है वो उसके होने से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और इन फ्यूचर जो है वो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो ये बस सिर्फ सिंपल इतनी सी चीज जो है वो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है। बट हाँ, अब थोड़ा सा डिटेल में जाने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डीप, हालांकि मैंने रेगुलर स्टूडेंट्स को पहले इस पूरे टॉपिक को कवर करा दिया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, बट ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं नए, तो उनको मुझे जो है वो पूरा टॉपिक क्लियर करना था। रेगुलर स्टूडेंट्स को तो हर एक चीज मैंने ऑलरेडी बताई दी है। ये मेरे ख्याल से स्ट्रिंग ऑफ पेयल जो है वो नहीं बताया था, तो ये बस थोड़ा सा याद रखने लगा। स्ट्रिंग ऑफ पेयल अगर आता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से जो है ये इंडिया को जो है वो पूरी तरह से जो है वो कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से कवर कर रहा है इंडिया को, इंडियन ओशन रीजन पर अपना इन्फ्लुएंस जो है ये क्रिएट कर रहा है। तो इसी के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने छावर पोर्ट जो है वो तैयार किया था, बट अल्टीमेटली यूएसए के कारण जो है वो छावर पोर्ट जो है वो फेल के तौर पर अभी एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कुछ कह नहीं सकते, तो ये अभी तो फेलियर हो गया है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए, और होपफुली आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो भी लॉजिक्स थे इस प्रोजेक्ट के बिहाइंड, वो आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली जो कि आप मेंस में उपयोग करेंगे। अब गाइस, इस न्यूज में बात हो रही है नार्को टेस्ट के बारे में। तो नार्को टेस्ट के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग को ऑलरेडी होगी हल्की फुल्की, कि ये टेस्ट जो है वो सच्चाई उगलवाने के लिए किया जाता है, राइट। बट अभी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो केस हम लोग को देखने को मिला था, हाथरस का इंसिडेंट जो हम लोग को देखने को मिला था, आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो विक्टिम की जो फैमिली मेंबर जो है ना, जो पीड़ित है, उनकी फैमिली मेंबर्स है, उनके ऊपर ये टेस्ट कराने की प्लानिंग चल रही है। बट हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि वो टेस्ट करना नहीं चाहते। बट देखो, कहीं ना कहीं से ये गलत है ना, कि ये तो ऐसा हो रहा है कि विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को जो है वो परेशान किया जा रहा है एक प्रकार से, राइट। स्पेशली क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए, जो क्रिमिनल्स हैं उनको मतलब तुरंत जो है वो एक्शन लेना चाहिए। तो उसकी जगह विक्टिम की फैमिली मेंबर्स के ऊपर जो है वो ये सब टेस्ट कराने की बात हो रही है। और हालांकि यूपी सरकार ने ये भी बोला कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उनको तो सस्पेंड कर ही दिया, बट उनके ऊपर भी जो है वो नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, राइट। तो ये चीज जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रही है, और इसको लेकर ये नार्को टेस्ट न्यूज में देखने को मिला था। एंड अब आप सोचो कि अगर कोई विक्टिम फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि विक्टिम के फैमिली मेंबर्स, और ये तो बेसिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर किसी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, यानी कि किसी गरीब लोगों से, और इस प्रकार के विक्टिम की अगर स्पेशली हम लोग बात करें, वो सब छोड़ दो गरीब अमीर, विक्टिम की अगर बात करें, जो पीड़ित है उसकी अगर बात करें, तो उसके ऊपर नार्को टेस्ट क्यों यार? नार्को टेस्ट तो उनके ऊपर होना चाहिए जो क्रिमिनल्स हैं, विक्टिम के ऊपर क्यों? अगर ऐसी चीज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं एक लार्जर अगर हम लोग पिक्चर की बात करें, राइट, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक गलत मैसेज जो है वो फॉरवर्ड किया जा रहा है कि यार ये तो विक्टिम के को पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, पीड़ित को परेशान किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार की गलत बात है, और इसी को लेकर जो है वो कंसर्न सामने आ रहा है। और अगर ये सपोज करो, अगर सपोज की भी अगर हम लोग बात करें कि अगर उनका जो ये वीडियो निकलता है, यानी कि क्योंकि देखो जो भी ये इस प्रकार के नार्को टेस्ट होते हैं वो ऑन रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कसाब का भी नार्को टेस्ट हुआ था, और कसाब से भी पूछताछ जो है वो की गई थी, तो उसने बहुत सारी चीजें जो है वो बोली थी पुलिस ऑफिसर को। तो यूट्यूब में है ये कसाब, जानते हो ना वो 26/11 का जो इंसिडेंस टेरर अटैक जो हम लोग को देखने को मिला था, पता ही होगा आपको। तो वो मुंबई के अंदर जो हुआ था, तो उसमें जो ये टेररिस्ट था
तो उसका वीडियो जो है वो ओरिजिनल वीडियो ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें भी वो चीजों के बारे में बता रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई मान के चलो कोई आम जनता है, उसका नार्को टेस्ट हो रहा है और उस बीच जब वो बताएंगे, क्योंकि नार्को टेस्ट में तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसी उनसे जो पूछा जाता है वो इंसान बताता रहता है और वो सच्चाई निकलती है मुंह से। क्योंकि नार्को टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो दवाई जो दी जाती है ना, ड्रग दिया जाता है, इंजेक्शन जो दिया जाता है, वो इंजेक्शन क्या करता है, ब्रेन के इमेजिनेशन वाले एरिया को ब्लॉक कर देता है। इन द सेंस जैसे हम लोग जो है अभी अपन आंख बंद करके कुछ भी सोच सकते हैं, जो भी अपन को सोचना है ना, बट वो जो ड्रग होता है ना, मेडिसिन जो डाली जाती है बॉडी के अंदर, इंजेक्शन जो डाला जाता है, वो हमारी बॉडी की इमेजिनेशन वाली पावर को ब्लॉक कर देता है। हम इमेजिनेशन कर ही नहीं पाते, क्योंकि देखो कोई भी इंसान अगर किसी को झूठ बोलना है तो वो सोच के झूठ बोलेगा या बोलेगी, राइट। बट यहां पर जो इंजेक्शन लग जाता है वो सोचने वाली एबिलिटी बंद कर देता है। तो जैसे ही पूछा जाता है वैसे ही रिप्लाई जो निकलेगा वो सच ही निकलेगा, आप सोच ही नहीं सकते। तो वो ऐसी कंडीशन हो जाती है नार्को टेस्ट के अंदर। अब यहां पर कोई आम जनता है, उसका नार्को टेस्ट किया और उस नार्को टेस्ट के दौरान उसने कुछ अपनी पर्सनल प्राइवेट बातें बोल दी और वो लीक हो गई मीडिया वगैरह में, तो उसकी जो इमेज है उसको हानि पहुंच सकती है ना। उसकी प्राइवेसी, उसकी प्राइवेट जो मैसेज है, प्राइवेट जो उसकी बातें हैं, वो अगर लीक हो रही है तो ये तो गलत बात है। तो वो इंसान तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि वो फिर दूसरा गलत कदम उठा सकता है। गलत कदम यानी कि सुसाइड वगैरह, समझ पा रहे हो? क्योंकि कुछ लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं ना इस प्रकार का, अगर उनका मैसेज जो है उसमें अगर कोई वो कुछ ऐसी चीज बोल रहे हैं जो कि वो किसी को बताना नहीं चाहते, बट वो उस कंडीशन में कि वो मरता नहीं क्या करता, उसको तो वो बोलना ही पड़ रहा है। तो वो अगर बोल दे ऐसी चीज और वो लीक हो जाए तो उसकी पहुंचेगी ना यार, उसकी क्षति मतलब खराब होगी उसकी, यानी कि उसकी इमेज खराब हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये चीज है, तो इसको लेकर एक कंसर्न सामने आ रहा है। और यूपी सरकार ने हालांकि सस्पेंड कर दिया यहाँ पर अथॉरिटीज को और बोला भी है कि अथॉरिटीज का भी इवन नार्को टेस्ट होगा। बट गाइस पता है, ये जो इंसिडेंट्स मैंने जब सुना था ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि किस तरीके के लोग हमारी कंट्री के अंदर हैं यार। वो बच्ची का मतलब टंग काट दी यार, मतलब मुझे बोलने में इतना डर लगा लिटरली। मतलब कैसे जंगली लोग हैं यार, घटिया लोग। 2012 में भी ये चीज देखी अपन ने, कुछ समय पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, बात करी थी। और अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आप लोग को बताऊंगा, 2-3 दिन पहले अपन ने जब बात करी थी ना एनसीआरबी के डेटा के बारे में, जब मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री के अंदर रेप के मामले भी जो है वो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए हैं। तो उस समय अपन ने बात करी थी और मैंने बोला भी था कि हमारी कंट्री के अंदर स्ट्रिक्ट कानून जो है वो लागू हो जाने चाहिए। जैसे मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि सऊदी अरेबिया के जो कानून है उसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, सऊदी लॉज को। क्योंकि सऊदी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर ओपन एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि आप जैसा काम करोगे उस हिसाब से आपको सामने सबके सामने सजा वैसे ही मिलेगी। जैसे अगर जो रेपिस्ट वगैरह होते हैं ना, उनको निपटा दिया जाता है सबके सामने। और सबके सामने इसलिए किया जाता है कि पब्लिक देखे कि कोई भी ऐसा अगर गुनाह करता है, क्राइम करता है, तो उसका हश्र ये होना है, राइट। तो वो इसलिए क्योंकि अगर कोई सोचता भी ऐसा गुनाह करने के बारे में तो उसको पता लग जाता है कि यार इसमें सजा जो है मुझे ये मिलेगी। बट हमारी कंट्री में पता ही है आप सभी लोगों को, बड़े बड़े केसेस, सुशांत सिंह का केस देख लो यार, उसमें भी अभी नार्को टेस्ट की उसमें भी उस केस में भी बात हुई थी। तो इसलिए भी ये नार्को टेस्ट आपके लिए थोड़ा जानना जरूरी है। अभी जानेंगे उसके बारे में, एक एक चीज, एक एक पॉइंट। बट सुशांत सिंह का ही केस देख लो, कहां से कहां पहुंच गया, बट न्याय मिल ही नहीं रहा उसको भी जाने के बाद। तो यार अब इतने बड़े बड़े केस, और ये जो हथरस का जो केस है वो तो अभी उभर कर आ रहा है। ऐसे काफी सारे केसेस जो सामने आते ही नहीं है, तो उनका हश्र क्या होता होगा तो ये आप भी जानते हो। तो हमारी कंट्री में ये क्या चल रहा है वो भी समझ में नहीं आता। कभी कभी ऑफिशियल्स वगैरह जो होते हैं ऐसी घटिया हरकत कर देते हैं, लिटरली वो लोग ऑफिशियल्स तक इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब चीजों में। तो वही है यार, आप जल्दी से जल्दी ऑफिसर्स बनो, बहुत मेहनत करो, और इस प्रकार की अन्याय जो है वो नहीं होने चाहिए यार। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे न्यूज पढ़ता हूं ना, मेरा दिमाग सड़ जाता है यार, किस घटिया किस्म के लोग हैं यार अपनी कंट्री के अंदर। एंड आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर मतलब आप जो ये सब एग्जांपल्स देते हो ये हमारे किस काम के आएंगे। तो देखो गाइस, आप चाहो तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, बट आई एम टेलिंग यू, आप जब अपना मेंस का आंसर लिखोगे ना, तो उस मेंस के आंसर में आप जो है वो रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहिए आपको। और अगर आप मेंस के आंसर में रियल वर्ल्ड को, रियलिटी को, जो एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा है उसको अगर कनेक्ट कर लोगे ना, तब मजा आएगा आपके आंसर में और तब होगा आपका सिलेक्शन। और आज की डेट में यूपीएससी यही डिमांड कर रहा है कि अब करंट अफेयर्स को सिर्फ आप रटो मत, याद मत करो, उसमें घुस जाओ, फील करो करंट अफेयर्स को, राइट। तो ये चीज है आज की डेट में कि आपको करंट अफेयर्स जो है उसको एक्सपीरियंस करना है, फील करना है कि क्या है या भाई ये क्या चल रहा है मार्केट में। यूपीएससी की डिमांड यही है। उसने डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे आपसे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन लोग रट के आ रहे हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर 2020 में ये भी मैसेज दिया है कि अब जो भी ऑफिसर तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि तैयारी करके आ रहे हैं, मैं ऑफिसर इसलिए बोलता हूं कि ऑब्वियसली बात है कि जो सीरियसली तैयारी करेंगे तो वो पहले ही ऑफिसर है, उनको तो सिर्फ एक टैग चाहिए ऑफिसर बनने का। जैसे अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो
तो आप ऑलरेडी जो भी पोस्ट में आप जाना चाहते हो वो ऑलरेडी आप बन चुके हो, ये मान के चलना, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये एग्जाम निकालना है। बट अगर आप सीरियस हो तभी आपके ऊपर ये चीज अप्लाई होगी। और मुझे पता है मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स काफी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं एंड होगा, सबका सिलेक्शन होगा, डोंट वरी। बट लगे रहना इसमें, बिल्कुल ढील मत छोड़ना। एंड हाँ, मैं यही चीज बता रहा था यार कि इतने बड़े बड़े जो केसेस जो उभर कर आ रहे हैं उन्हीं में ही ऐसा गोलमाल हो रहा है। ये हाथरस में देखो यार आप, क्या बुरी स्थिति हुई है। और दूसरी बात, जो विक्टिम है उसको उसका अंतिम संस्कार रातों रात कर दिया। और आपने कभी सुना है रात में अंतिम संस्कार? कभी नहीं सुना होगा, होता ही नहीं है, ये ट्रेडिशनली ही अप्लाई नहीं होता ये, राइट। यानी कि ये क्रियाक्रम जो होता है वो उजाले के समय पे होता है, सूरज ढलने के बाद नहीं होता है। बट रात के समय पे क्रियाक्रम हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज वगैरह में, जहां तक मैंने अभी देखा था रैंडमली, तो ये चीज बताई गई। रातों रात हुआ और उसके वीडियो फुटेज भी आए थे सामने। तो अब रातों रात ऐसा क्रियाक्रम कर दिया तो ये कहीं ना कहीं तो घोटाला है। और उसमें फिर ये अब देखिए फैमिली मेंबर्स को उनके परेशान किया जा रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। और इस प्रकार की चीज हमारी कंट्री में लिटरली नहीं होनी चाहिए। और इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये केस जो उभर कर आ रहे हैं, और काफी सारे केस जो कि उभर कर आते नहीं, उनका क्या हश्र होता होगा यार। मेरा ही केस देख लो यार, मैं अपने ही को एग्जांपल अगर आपको दूं, 5 साल हो गए, 2015 में केस रजिस्टर हुआ था। कोई अता पता नहीं आज की डेट में, जो क्रिमिनल से मस्त एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और यहाँ पे अपनी हालत खराब हो रखी है। मैंने बताया होगा, शायद आप लोग को नहीं बताया, तो मेरे पिताजी की एक प्रॉपर्टी का केस था। क्रिमिनल जो है वो बड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी पापा ने रखी थी लोन्स वगैरह को फिनिश आउट करने में, वाइप आउट करने में। और जो जैसे कि उस समय मेरा मतलब जो प्रायोरिटी थी कि मेरा इलाज जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, बट वो भी नहीं हो पाया। फिर दिक्कत फिर आगे और जाके बढ़ गई थी। बट क्या कर सकते हैं यार, अब किस्मत, पता नहीं क्या हुआ ये। चलो एनीवेज, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बट मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अपनी कंट्री में यार बहुत ये जो डिले हो जाता है ये सब चीजें, और अल्टीमेटली विक्टिम है ना वो बहुत परेशान होता है। न्याय, हाँ ठीक है यार, न्याय मिलता है, बट वो इतना लेट मिलता है ना कि वो न्याय जो है वो न्याय बचता ही नहीं है। मतलब जो हताश हो जाता है यार विक्टिम, हताश। चलो एनीवेज, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बताता हूँ, आप ग्राउंड रियलिटी को कनेक्ट करें अपने आंसर में। ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जिन स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है आप फॉरवर्ड कर लिया करो, डोंट वरी, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, आगे बढ़ा सकते हो आप वीडियो को। बट लिटरली जो मैं चीजें आपको बताता हूँ ना वो बहुत काम की होती है आपके। मैं सही बता रहा हूँ आपको, अगर आप मेंस में ये सब चीजें अगर मेंशन करोगे ना, तो देखिएगा आपके आंसर की क्वालिटी अलग ही दिखेगी। क्योंकि उनको देखो, थ्योरी सब लोग पढ़ के आते हैं। अब जो यार प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस में बैठ रहा है या बैठ रही हैं, तो उन्हें तो पढ़ा ही होगा हर एक चीज के बारे में डेफिनेटली। बट आपका जो आंसर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। यही तो डिफरेंस होता है जो कि रैंक आपकी ऊपर लेके चले जाता है, राइट। तो ये चीज आप जरूर अपने आंसर्स में इमोशंस वगैरह कनेक्ट करना सीखो थोड़ा। इमोशंस इन द सेंस ऐसे भी इमोशन नहीं कि आप बह गए उसमें, बट आप हाँ मतलब आपको गलत चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे इसको इंप्रूव करना है, रिफॉर्म्स कैसे लाना है, किस जगह पे रिफॉर्म करना है। जैसे कि आप जो अपने आंसर में लिखेंगे, तो जैसे मैंने ओपिनियन अपना दिया था कि सऊदी अरेबिया में जो एग्जीक्यूशन होता है वैसा अपने इंडिया में लागू होना चाहिए, तो वैसा मत लिखना आंसर में। आंसर में लिखना कि स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है वो अब करने की आवश्यकता है, और इतने कड़ी सजा देने की आवश्यकता है, जिससे कि क्रिमिनल जो है उनको सजा देखकर पता लग जाए कि हाँ यार उनको आगे क्राइम करना नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी इंसान अगर जब क्राइम करता है, तो अब देखो बेहोशी में भले इंसान ने कितनी भी पी रखी हो, कितना भी वो होश में ना हो, बट वो उस कंडीशन में भी उसको पता होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं यार कि इंसान जो है वो इतने हाई हो गया कि उसको पता ही नहीं लग रहा कि वो क्या कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। ये तो फालतू बातें जो लोग बोलते हैं कि हमें धुत नहीं है। अब धुत नहीं है तो फिर भाई तुम किसी के ऊपर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकते हो? धुत नहीं है मतलब तुम्हारी बॉडी भी साथ देनी चाहिए, तुम्हें तो एक तमाचे में गिर जाना चाहिए। बट फिर भी उनके अंदर इतनी पावर क्यों आती? बिकॉज दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, राइट। ये पूरा खेल होता है इंटेंशन का। ये तो फालतू बकवास बातें होती हैं कि नशे में हो गया, कुछ नहीं होता नशे में ऐसा। वो इंसान के अंदर जो चीज होती है ना वही वो करता है। और नशे में अगर आप इतने धुत हो तो अरे यार पता नहीं, मैं इस टॉपिक पर हो जाता हूँ थोड़ा, उसके लिए माफी चाह रहा हूँ। बट घटिया लोग हैं यार अपनी कंट्री में, ऐसे इनको तो निपटा ही देना चाहिए लिटरली। चलो नार्को टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो नार्को टेस्ट के अंदर होता क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंजेक्शन लगाया जाता है, और इंजेक्शन के अंदर जो ये ड्रग होता है ना, ये दवाई जो होती है, ये होती है सोडियम पेंटोथल। पेंटोथल, ठीक है, सोडियम पेंटोथल, ये याद रखना थोड़ा सा, कभी कभी ये भी आ सकता है। और ये क्या करती है बॉडी, ये हिप्नोटिक स्टेट में जो है वो पहुंचा देती है, यानी कि थोड़ी सी बेहोशी वाली स्टेट में पहुंचा देती है। और उस समय ये दवाई क्या करती है, इमेजिनेशन की जो पावर होती है उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है इंसान जो है वो ट्रू इंफॉर्मेशन देने लगता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। और इस ड्रग को ट्रू सीरम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और इसका जो लार्जर, इसका अगर डोज बढ़ा देंगे ना हम लोग, तो वो एनेस्थीसिया में दे दिया जाता है, जो कि आपको पता है कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर मरीजों को एनेस्थीसिया दे देते हैं। और इसका उपयोग कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी किया गया था, इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर्पस के लिए।
और इसके अलावा एक पॉलीग्राफ टेस्ट भी होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, तो ये देखो आप फोटो, इसको देखकर समझ गए होगे आप पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, पल्सेस वगैरह जो होते हैं और काफी सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करते हैं कि सामने वाले को पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रीदिंग कैसी है, उसका रेस्पिरेशन कैसा है, ये पूरी चीज रिकॉर्ड की जाती है। अब क्या होता है, पहले तो उससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, जनरल बातचीत, जिससे कि जो ऑफिशियल जो ये कंडक्ट कर रहा है टेस्ट, उसको पता लग जाए कि हाँ इसकी जो नॉर्मल रेट है वो क्या है। क्योंकि थोड़ी देर तक उल्टे सीधे क्वेश्चन एकदम से हाइपर वाले क्वेश्चन एकदम से नहीं पूछेंगे, क्योंकि हाइपर वाले एकदम से क्वेश्चन पूछ लिया तो सामने वाला जो है वो थोड़ा घबराएगा। क्योंकि जो आप देखें ना, कोई भी इंसान जब झूठ बोलता है ना, वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो यहां पर क्या नोटिस किया जाता है जो ऑफिशियल्स के द्वारा, कि सामने वाला बंदा जो है, क्योंकि ये ट्रेंड ऑफिशियल्स होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं ये लोग, एक्सपर्ट होते हैं, तो वो बंदा जो है वो नॉर्मल स्टेट में उसका क्या बिहेवियर, उसकी पल्स रेट क्या है, उसका ब्रीदिंग स्टेटस क्या है, स्वेटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो नॉर्मल बिहेवियर पहले उसका ऑब्जर्व करते हैं। और ये तो पता है वो पहले से ही शुरू कर देते हैं क्वेश्चन चालू करने से पहले। वो तो मतलब बहाना लगाते हैं कि वो सेट कर रहे हैं उसको मशीन को, बट उनकी मशीन पूरी सेट हो गई होती है। करीब 10-15 मिनट तक तो वो सिर्फ बटन को बंद चालू या कुछ भी कर रहे होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। वो तो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये बंदा का नॉर्मल कैसा है, राइट। वो तो आप उसमें जाओगे सर्विस में तो आपको भी सिखाया जाएगा बहुत सारी चीजें, टेंशन मत लेना। बट फिर भी ये वाली चीज जो होती है ना इस प्रकार की, ये पहले से एक्साइट कर दी जाती है और चुपचाप रहते हैं उन लोग, ऐसे दिखावा करते हैं कि वो कर रहे हैं, बट हो चुका होता है वो गेम, जिससे कि सामने वाले की जो नॉर्मल एक्टिविटीज में वो कैसा है तो वो ऑब्जर्व हो जाए। और जैसे ही ऑब्जर्व हुआ और जहां उसने झूठ बोलना शुरू किया, उसके पल्स रेट अप डाउन होंगे और वैसे ही पता लगा लिया जाएगा। बट इस पॉलीग्राफ टेस्ट में तो क्या होता है, ये अनुमान लगाया जाता है, इसमें एग्जैक्टली पता नहीं लगता। बट हाँ, इस वाली जो ड्रग जो दिया जाता है ना, नार्को टेस्ट, उसमें पता लग सकता है। तो ये वाली चीज जो है वो यहां पर बताई जा रही है। तो इसके बारे में, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जैसे कार्डियो कफ जो हाथ में लगा दिया जाता है, सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगते हैं या तो, और ये पर्सन की बॉडी से जो है अटैच कर दिए जाते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिविटी, ब्लड फ्लो, तो और भी काफी सारी चीजें ये मेजर की जाती हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो बता देती है कि सामने वाला बंदा जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, राइट। और इसके अलावा जो इंडियन इन्वेस्टिगेटर है, क्या इनको अलाउ है इस प्रकार का टेस्ट करना, तो देखिए हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर। तो ये 2010 का केस था। इसमें यहां पे कहा गया था कि कोई भी लाई डिटेक्टर वो तब तक उपयोग में नहीं लिया जा सकता जब तक सामने वाले की मंजूरी ना हो। जैसे कि अगर मेरे ऊपर कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रहे हैं, तो जब तक मैं अपना कंसेंट नहीं दूंगा अथॉरिटीज को, तब तक वो मेरे ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर कही गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो 2000 का हम लोग को देखने को मिला था, तो इसकी जो रूल्स रेगुलेशंस, इसकी जो गाइडलाइंस है, इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है कि गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन एन अक्यूज्ड, कोई भी आरोपी है उसके ऊपर अगर पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है तो कैसे करना है, तो उसकी पूरी गाइडलाइंस इसमें मेंशन दी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाली गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है अगर किसी को वो वाला टेस्ट कंडक्ट करना है तो। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इंटरनेशनल जो रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ह्यूमन राइट्स के, तो वो भी आपको ध्यान में लेते हुए चलना है टेस्ट कंडक्ट करते समय। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंदर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट टू फेयर ट्रायल, तो ये सब जो चीजें मेंशन्ड है, तो उसको भी ध्यान में लेते हुए टेस्ट कंडक्ट करना है। तो टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, बट ये कंसेंट वाली बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, हर किसी को पकड़ कर ऐसे ही उठा के टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब यहां पर बात हो रही है पोस्टल बैलेट के बारे में। तो पोस्टल बैलेट के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो, उसके बारे में पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, बट एक बार इसको और देख लेंगे। तो देखो यहां पर इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना। फॉर्म 13A, 13B, 13C, ये तीनों फॉर्म जो है वो किससे एसोसिएटेड है, पोस्टल बैलेट से। तो ये चीज आप थोड़ा सा फॉर्म का नाम याद रखिएगा। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर ने अभी अनाउंस किया है नए नियम, नए कानून ये पोस्टल बैलेट को लेकर। मेन एम ये किया जा रहा है कि जिनकी भी उम्र 80 साल या उसके ऊपर की है और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकें। नए नियम क्या कहते हैं, तो बताया जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो एक टीम को तैनात करेंगे। ये टीम क्या करेगी, पोस्टल बैलेट को डिलीवर करेगी और रिसीव करेगी, यानी कलेक्ट करेगी, और फिर उसके बाद जो है ये वापस ये टीम ये अपना पोस्टल बैलेट जो है सामने वाले जो वोटर हैं उनसे लेकर रिटर्निंग ऑफिसर तक सबमिट करेंगी।
तो ये चीज है। और फॉर्म के अंदर क्या होगा, तो यहां पर बताया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि जो भी लोग जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर की है और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, तो उनको उनके घर पे जाकर जो है ये पोस्टल बैलेट उनको दिया जाएगा। जैसे कि देखो क्या होता है कि एक एरिया होता है, आप अपने घर के पास में ही जाते होगे ना वोट देने, आप कहीं दूर तो नहीं जाते हो अपने घर से 10-15-20 किलोमीटर दूर वोट देने, नहीं होता ना ऐसा, अपने घर के पास ही एक पोलिंग बूथ होता है। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है वार्ड वाइज जो होता है, राइट। तो उसमें जाके अपन वोट देते हैं। तो यहां पर वही है कि जो लिस्ट इनके पास आती है क्षेत्र की, उस लिस्ट में ये पहले सेलेक्ट करेंगे कि कौन से लोग जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर की है, और फिर 80 साल के ऊपर की प्लस वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं ये उनके घर जाएंगे, यानी कि ये टीम बनेगी जो उनके घर जाएगी, उनके घर जाके उनसे पूछेगी कि आप पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देना चाहते हो क्या। तो वो अगर हाँ बोलते हैं तो वहीं के वहीं जो है वोट लिया जाएगा उनका, और वोट लेकर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीज जो है वो हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी, और ये काफी अच्छी चीज है, स्पेशली इस समय पे, कोविड के समय पे, क्योंकि कोविड के समय पे काफी वल्नरेबल हम लोग को खतरे में देखने को मिलते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, सीनियर सिटीजन जो है वो काफी खतरे में देखने को मिलते हैं, प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटीज में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो नॉर्मल पर्सन से कम होती है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए। तो पोस्टल वोटिंग के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हो फिलहाल, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो पोस्टल वोटिंग नाम से समझ में आ रहा है कि वोट जो दिया जाएगा वो बाय पोस्ट दिया जाएगा, राइट। तो ये रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वोटर्स होते हैं, यानी कि कुछ ही चुनिंदा वोटर्स को ये मतलब अथॉरिटी दी जाती है पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देने की, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जो कि अपने रेसिडेंस से दूर रहते हैं, तो वो लोग जो है उनको ये मौका मिलता है पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देने का। बट हाँ, आम जनता को ये मौका नहीं मिलता है। ये मौका आप लोग को मिल सकता है जब आप आगे चल के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करेंगे, या फिर आप दूसरी स्टेट में सर्व कर रहे होंगे, उस समय आपकी ड्यूटी जो होगी किसी दूसरी स्टेट में होगी या दूसरे एरिया में होगी, राइट। तो उस समय आप पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, आप जब बाहर जाओगे यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑप्ट करोगे, तो उस समय फिर बाद में जाके कि तो अभी सिलेक्शन होगा तो उसके बाद आपकी शादी भी हो जाएगी, अभी अगर नहीं हुई है तो, राइट। तो उसके बाद फिर आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने स्पाउस को लेकर, बेटर हाफ को लेकर आप जाओगे वहां पे फॉरेन कंट्री, राइट, वहां पे रहने। तो उस समय जो आपकी जो स्पाउस होंगी, वाइफ होंगी या हस्बैंड होंगे, तो उनका भी जो है वो वोट लिया जाएगा। तो याद रखना पोस्टल बैलेट में ऑफिशियल्स की जो फैमिली होती है, स्पेशली उनकी जो स्पाउस होती हैं, तो उनका भी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा हमारी आर्म फोर्सेज है, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल फोर्स में जो ऑफिशियल्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स, तो इनके भी वोट जो होते हैं वो पोस्टल बैलेट के थ्रू लिए जाते हैं। इसके अलावा जो सरकारी इंप्लॉइज वगैरह, जो जैसे मैंने भी आपको बताया था आपका एग्जाम्पल देते हुए, राइट। तो ये वाली चीज है। और इन सब चीजों के बारे में मेंशन्ड है सेक्शन 60 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है, तो ये बताता है, इसका काम जो होता है वो बेसिकली, पहली बात तो जितने भी पार्लियामेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट की, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर के, स्टेट असेंबली हो गई या जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, दोनों ही, राइट। तो यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि उनके मेंबर्स को के क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज के बारे में मेंशन्ड है, यानी कि जो इलेक्शन के समय पे जो ऑफिशियल जिस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, तो उनकी डिटेल्स लिखी हुई है, उनके नियम कानून उनको कैसे फॉलो करने हैं, तो उसके बारे में मेंशन्ड है, राइट, कि कैसे इलेक्शन को कंडक्ट करना है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। इलेक्शन कैसे कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में जानकारी है। इलेक्शन डिस्प्यूट, यानी कि इलेक्शन के दौरान अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो उसकी जानकारी इसमें मेंशन्ड है, राइट। तो ये कुछ फॉलोइंग मैटर्स हैं जिससे डील करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई, इलेक्टोरल ऑफेंस हो गए, या फिर बाय इलेक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उसमें हम लोग को देखने को मिलती है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइएगा, बाय इलेक्शंस किसे कहते हैं? बाय इलेक्शंस की डेफिनेशन लिखकर बताइए। अगर नहीं पता है तो सर्च कीजिए, लक्ष्मीकांत उठाइए, उसमें से देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इसमें बात हो रही है डेयरिंग सिटीज कॉन्फ्रेंस के बारे में, डेयरिंग सिटीज कॉन्फ्रेंस 2020 के बारे में। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, इनको इन्वाइट किया है डेयरिंग सिटी 2020 की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए, यानी कि ये आकर जो है वहां पर अपनी स्पीच दे, उसके लिए इनको इन्वाइट किया है। कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये जो है ना डेयरिंग सिटीज 2020 कॉन्फ्रेंस, तो ये फोकस किसके ऊपर करती है कि कोई भी सिटी जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिस सिटी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आए क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, तो उन सिटीज को जो है वो इन्वाइट किया जाता है, उनके लीडर्स को इन्वाइट किया जाता है, जिससे कि उनके लीडर्स जो है वो पूरी कंट्री में, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस में जो लोग शामिल हैं तो वो अलग अलग देश से हम लोग को देखने को मिलते हैं,
और काफी सारे इसमें रिसर्चर्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, एक्सपर्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, राइट। तो यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर जो है, जो भी पर्टिकुलर सिटी जिसकी लीडर ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का, तो वो फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दें कि कैसे किया उनने ये, मतलब क्या क्या कदम उठाए जिसके चलते क्लाइमेट चेंज के इश्यूज जो है उसको डिक्रीज करने पर इन्होंने काम किया, फोकस किया। और वो जो कदम उठाए होते हैं तो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे कि और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको भी इस इनिशिएटिव के बारे में पता लगे, यानी कि दूसरे सिटीज को पता लगे, जैसे कि दूसरी सिटीज भी जो है वो जो भी यानी कि जो सक्सेसफुल सिटी होती है जिसने वेरियस कदम उठाए हैं क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, तो वो दूसरी सिटीज में भी जो ये अप्लाई करके क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने का काम कर सकें, राइट। तो इसलिए ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया था इसी चीज के लिए, जैसे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने प्रोग्राम्स के बारे में शेयर करें, राइट। तो ये चीज है, और इसको होस्ट किया जाता है ICLEI, लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड बॉन्ड सिटी के द्वारा, और जर्मन गवर्नमेंट जो है वो इसको सपोर्ट करती है, इस इनिशिएटिव को, डेयरिंग सिटी को। ये एक ग्लोबल फोरम है क्लाइमेट चेंज का, और यहां पर अर्बन लीडर जो है वो किस प्रकार से, मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट इमरजेंसी को टैकल करने का काम करते हैं, तो उसके बारे में वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई, और स्पेशली अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पर क्या किया है, तो उसको लेकर ये टॉपिक जो था वो न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा था, राइट। तो ये था पूरा वो टॉपिक इससे रिलेटेड। आप देखिए दिल्ली से ही रिलेटेड अगेन वो सेम ही बात हो रही है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव हम लोग को दिल्ली सरकार का देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो इनिशिएटिव का जो नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, यानी कि प्रदूषण को, पॉल्यूशन को खत्म करने को लेकर ये इनिशिएटिव है। तो एंटी पॉल्यूशन कैंपेन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है स्पेशली विंटर के समय पे जो बढ़ जाता है उसको रिड्यूस करने का ये कैंपेन है। क्योंकि आप जानते होंगे गाइस कि जैसी दिवाली निकलती है ना, तो दिवाली के बाद आप देखना दिल्ली की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वहां पर इवन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, राइट। ये सब इश्यूज जो है वो होने लगते हैं वहां पे लोगों को। तो वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि पंजाब और हरियाणा में लोग जो है वो स्टबल जो होते हैं बंद करने लगते हैं, फार्मर्स वगैरह स्टबल बर्निंग होने लगती है वहां पे, राइट। इसके अलावा फटाके वगैरह से तो होता ही होता है। बाकी और आप जानते हैं नॉर्मली दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ऑलरेडी है ही, तो इसको लेकर दिल्ली वेरियस पोल्यूशन से रिलेटेड, पोल्यूशन को रिड्यूस करने से रिलेटेड अलग अलग कदम उठाती रहती है, राइट। तो वैसे ये अभी जो है वो एंटी पोल्यूशन कैंपेन है ये, कि विंटर के समय पे पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, एयर पोल्यूशन को, राइट। और ये दिल्ली ग्रीन ऐप जो है वो रिलीज करेंगे, बताया जा रहा है। ये वॉर रूम क्रिएट करेंगे जिससे कि जो भी प्रोसेस हो रही है पोल्यूशन को रिड्यूस करने की उसको मॉनिटर किया जाए, यानी कि ऑफिशियल की एक टीम होगी वो पूरी चीज मॉनिटर करेगी, तो उस पर काम किया जाएगा। और स्टबल बर्निंग को रोकने के ऊपर काम किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। हॉट स्पॉट बेसिकली ये सेलेक्ट करेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से हॉट स्पॉट है, यहाँ पर ज्यादा पोल्यूशन एक्टिविटीज होती है। फिर उसके बाद वहां पे कैसे ये सब पोल्यूशन की एक्टिविटीज को रिड्यूस करना है उस पर काम किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर ये पूरा एक कैंपेन इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। याद रखना, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। नेक्स्ट जो टॉपिक है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के बारे में, पीएम स्वनिधि के बारे में ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है। और ये टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पहले मैं आप लोग को डिस्कस करा चुका हूं, और ये आपको 15 अगस्त 2020 के टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। अभी देखिए ये पता नहीं क्यों ये वाली लिंक जो है वो ये वाली काम नहीं कर रही थी इस वीडियो में, तो मैंने आप लोगों के लिए, यानी कि जिनके पास भी स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ होती है, तो मैंने आप लोग के लिए ये वाली क्लिप दे दी है। आप सिर्फ इस पे क्लिक करना, आपके सामने वो वीडियो जो है वो खुल के आ जाएगा 15 अगस्त का, ठीक है। और 15 अगस्त की वीडियो में 25 मिनट 40 सेकंड पे चले जाना, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा पीएम स्वनिधि का, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना पूरा अच्छे से। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि जो स्विगी है ना, स्विगी के थ्रू आपने खाना वगैरह ऑर्डर किया होगा, अगर नहीं किया तो आपको पता होगा कि जैसे उबर ईट्स होती है ना, वैसे ये स्विगी भी है, राइट। जोमेटो होती है, स्विगी होती है, तो उनमें से एक स्विगी हम लोग को देखने को मिलती है, फूड डिलीवरी सर्विस ये ऑफर करती है। तो स्विगी जो है इसने एक एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, जिसके चलते इंडिया के जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स वगैरह जो होते हैं ना, आप लोग जाते होंगे हॉकर्स में खाना वगैरह खाने, राइट। जैसे कि अभी तो मत जाना अगर जा रहे हो तो, कि काफी डेंजरस है आज की डेट में हॉकर्स वगैरह में जाना, कोरोना वायरस फैल रहा है क्योंकि। बट फिर भी आपको पता ही होगा, जैसे ठेले वगैरह लाइन से लगे रहते हैं और वहां पर जो खाना वगैरह बनाया जाता है, इस प्रकार के फास्ट फूड वगैरह होते हैं। तो इसको जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, यानी कि इन स्ट्रीट वेंडर्स को, फूड स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ स्विगी के साथ कनेक्ट करने को लेकर ये एमओयू हम लोग को देखने को मिला था। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, जनरली बस स्विगी याद रखना और ये वाली एक जनरल इन्फॉर्मेशन याद रखना। बाकी मेन चीज आपके लिए है पीएम स्वनिधि, तो इसको एक बार देख लेना जरूर, ठीक है। इस टॉपिक को इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात हो रही है सेक्शन 29 पॉस्को एक्ट के बारे में। पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है? पॉस्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस।
सेक्सुअल ऑफेंस से बच्चों को बचाना, उसको लेकर ये कानून हम लोग को देखने को मिला था। इस कानून में सेक्शन 29 पर हम लोग अभी फोकस करेंगे। सेक्शन 29 में क्या होता है, सिंपल तरीके से बस ये समझो। देखो, आपको ये चीज पता है कि हमने अक्सर देखा है कि जब तक कोई अपराधी के ऊपर अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक वो अपराधी इनोसेंट माना जाता है कि नहीं? यानी कि पूरा केस चलेगा और जब तक जज जो है जजमेंट नहीं दे देते केस के ऊपर तब तक ये साबित नहीं होगा कि कौन अपराधी है और कौन पीड़ित है, विक्टिम है, राइट? वो जज ही बताएंगे एंड में कि कौन अपराधी है कौन विक्टिम है, और उसी के बाद फिर एक अपराधी को यानी कि एक अक्यूज को, आरोपी को जो है वो अपराधी घोषित किया जाता है। समझ पा रहे हो बातों को? हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक फैसला नहीं आया है, जब तक जजमेंट नहीं आया तब तक जो अपराधी भी होता है वो भी इनोसेंट ही माना जाता है। बट पॉस्को के केस में ऐसा नहीं है। अब यहां पर यह ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाइज आपसे यही चीज पूछी जाएगी इस प्रकार से, अगर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हमारी कंट्री के अंदर एक ऐसा कानून है जो कि ये बोलता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको पहले से इनोसेंट नहीं घोषित किया जाता, उसको स्टार्टिंग में ही उसके खिलाफ अगर आरोप आता है तो उसको गिल्टी घोषित कर दिया जाता है प्रिजम्पशन के मतलब पर्सपेक्टिव में, प्रिजम्पशन प्रिज्यूम करते हुए, यानी कि अनुमान लगाते हुए, यानी कि पहले ही अनुमान लगा दिया जाता है कि सामने वाला जो अपराधी है या फिर आरोपी कहेंगे कि अक्यूज है, तो उसको पहले ही जो है वो अपराधी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये देखो, ये इसमें बेसिकली किस प्रकार से अजम्पशन होता है, तो उसमें ये कहा जाता है, एक तो जो माइनर विक्टिम है उसकी एज को देखा जाता है। अगर जो माइनर विक्टिम है, अगर बच्ची है, उसकी एज काफी ज्यादा कम है, राइट, तो भी आरोपी जो होता है ना उसको तुरंत जो है वो गिल्टी घोषित किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर कोई आरोपी है उसकी उम्र ज्यादा है, माइनर की उम्र जो है वो कम है, तब भी इस केस में भी आरोपी को जो है वो गिल्टी घोषित कर दिया जाता है, राइट। इसके अलावा यहां पर अगर जो मतलब जैसे कोई आरोपी है और जो पीड़ित है बच्ची जो है वो रिलेशनशिप यानी कि फैमिली मेंबर्स के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो भी यहां पर इस केस को भी कंसिडर करते हुए सामने वाले जो आरोपी होता है उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अपराधी घोषित नहीं करना, मतलब उसको पहले से मान लिया जाता है कि वो गिल्टी है। घोषित करना है, घोषित तो एंड में किया जाएगा, फाइनली डिक्लेरेशन उसका एंड में होगा, जजमेंट के एंड में, जब तक वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर लेता कि भाई उसने गुनाह नहीं किया है, राइट। बट पहले से ही कोर्ट के अंदर प्रिजम्पशन के तौर पर उसको गिल्टी जो है वो घोषित किया जाता है, गिल्टी, कि वो गिल्टी है, राइट। बट हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि गिल्टी तभी होगा जब जज अपना जजमेंट देंगे, उससे पहले वो इनोसेंट होता है। बट इस केस में वो वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सिंपल सी ये वाली चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहां तक बात है आप लोगों को? नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के बारे में, CEPI के बारे में। देखो नाम से क्या समझ में आया, एपिडेमिक जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रही है, एपिडेमिक महामारी, महामारी से प्रिपेयर करने के लिए क्या इनोवेशन है, यानी कि क्या चीज इनोवेट की जा रही है। तो इसमें वैक्सीन वगैरह के ऊपर मेनली फोकस किया जाता है कि वैक्सीन जो है वो तैयार की जाए कि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई भी अगर महामारी आती है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहे। तो ये वैक्सीन बनाने को लेकर ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना टॉपिक अभी न्यूज में था, ये क्या है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछा था 2017 में, और इसको फंड किया जाता है वेलकम ट्रस्ट के द्वारा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, यूरोपियन कमीशन और 8 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, इथियोपिया, जर्मनी, जापान, नॉर्वे और यूके। फटाक से वीडियो को पॉज कर लो, इस स्क्रीन को देखते देखते अपने मैप के पास चले आओ। हर एक कंट्री जो आपको यहां पर दिखाई दी है उन सभी कंट्री को छू लो एक बार अपने मैप पे, राइट। फिर वापस आ जाना, वापस रिज्यूम कर लेना वीडियो। तो देखो ये CEPI को लॉन्च किया था 2017 में। इसका मिशन होता है कि वैक्सीन जो है वो जल्दी से जल्दी बनाई जाए और वैक्सीन का एक्सेस जो है वो सभी लोगों को मिल पाए। और कौन सी वैक्सीन बनाने के ऊपर फोकस करते हैं, आने वाले समय में, फ्यूचर में अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई वायरस आता है तो उससे लड़ने के लिए हर प्रकार की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल रहे। तो इस पर ये काम करते हैं मिलकर, राइट। और ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये जो THSTI जो है ये हमारी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और हमारी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। इस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया है CEPI ने एज वन ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लैब्स, एक पूरे दुनिया भर में लेबोरेटरी का एक ऐसा नेटवर्क जो कि काम कर रहा है कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर, राइट। तो इसलिए इसको जो है वो सिलेक्ट किया। तो ये वाला जो ये है THSTI, ये काफी अच्छे से बेहतर तरीके से सेंट्रलाइज असेसमेंट जो है वो कोविड-19 का कर रहा है, कोविड-19 वैक्सीन का। तो इसको देखते हुए इसको चूज किया है इन्होंने। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। तो इस एजेंसी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जानते हैं। स्टार्टिंग में ये एजेंसी जो थी वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत रजिस्टर हुई थी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट
90 के तहत, और ये 24 नवंबर 2005 में रजिस्टर हुई थी। और इसका काम क्या होता है, डोप फ्री स्पोर्ट्स हमारे इंडिया में देखने को मिला है। तो डोपिंग का आपने सुना भी होगा, कई बार डोपिंग स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, स्पोर्ट्स में ये डोपिंग हम लोग को देखने को मिलती है। फोकस किया जाता है अथॉरिटीज के द्वारा कि डोपिंग का इस्तेमाल जो है वो स्पोर्ट्स में ना हो। अब ये डोपिंग क्या है, देखो कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसके तहत एथलीट जो होता है उसके अंदर काफी पावर आ जाती है। तो ऐसी काफी दवाइयां होती है, जैसे कि बॉक्सिंग की अगर हम लोग बात करें तो बॉक्सिंग में कुछ दवाइयां ऐसी होती है कि जिसमें सामने वाले को, अगर सामने वाला पिट रहा है, उसको मार लग रही है तो उसको एहसास नहीं होगा मार का, राइट। अब सामने वाले को ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो फाइटिंग कर रहे हैं, उनको मार का एहसास नहीं हुआ तो वो सामने वाले के ऊपर भारी हो जाएंगे। तो ऐसी जो चीज होती है वो स्पोर्ट्स में सही नहीं होती। तो और कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में फेयरनेस हो, इस प्रकार की डोपिंग का इस्तेमाल ना हो, ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल ना हो जो कि एथलीट्स उपयोग करके अनफेयर प्रैक्टिस होती है एक प्रकार की, क्योंकि तो अनफेयर हुआ ना। बॉक्सिंग की बात करो, चाहे क्रिकेट की बात करो, या कोई भी एथलीट की मतलब इसकी बात करें, हम लोग गेम्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो इसमें अगर एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, अगर वो इस प्रकार की चीज ले लेंगे, इस प्रकार का केमिकल सब्सटेंस अपनी बॉडी में डाल लेंगे, तो ये एक प्रकार का अनफेयर प्रैक्टिस हो गई ना सामने वाले के लिए। यानी कि जिसने नहीं लिया उसके साथ अगर कंपीट हो रहा है तो वो तो अनफेयर हो गया। अब दो बॉक्सर है, एक बॉक्सर ने दवाई खा ली, वो पिट रहा है, बॉक्सर जिसने दवाई खाई है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो सामने वाले को मारे जा रहा है, उसकी हालत खराब हो रही बेचारे की। तो अल्टीमेटली जीतेगा वही ना, कि जिसको एहसास नहीं हो रहा है मार का। अब सामने वाले को मार का एहसास नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके अंदर पावर तो रहेगी थोड़ी, राइट। तो ये चीज है पूरी पूरी। अब आगे की बात करें, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि एंटी डोपिंग रूल जो है वो इंप्लीमेंट करना, और किसके तहत, वाडा कोड के तहत फोकस किया जाता है कि रेगुलेट करती है ये डोप कंट्रोल प्रोग्राम को, प्रमोट करती है एजुकेशन और रिसर्च, इवन अवेयरनेस भी डोपिंग के बारे में और उसके इल इफेक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने भी आपको बताया, फेयर प्रैक्टिस जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है, राइट, एक हेल्दी स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहां पर बात हो रही है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि हर साल अक्टूबर का जो पहला मंडे होता है वो वर्ल्ड हैबिटेट डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। इसमें फोकस किसके ऊपर किया जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर या पूरे दुनिया भर में जितने भी टाउन्स हैं, जितनी भी सिटीज हैं, वो फोकस करें कि हर एक इंसान को घर मिलना चाहिए रहने का। और यहां पर टारगेट किया जाता है कि बेसिक राइट ऑफ ऑल टू एडिक्वेट शेल्टर, कि सभी इंसान को अपना शहरों में के अंदर, टाउन्स में, उनका खुद का, उनकी रहने का निवास जो है वो उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। इस पर ये फोकस किया जाता है। और ये दिन जो है गाइस, ये बेसिकली रिमाइंड कराता है कि ये जो पूरी दुनिया है इसमें मेन पावर्स ह्यूमन के हाथ में है, और ह्यूमंस की इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीज और अपने जो टाउन्स हैं उनके फ्यूचर को जो है वो शेप करें, यानी कि ध्यान में रखें कि फ्यूचर जो है वो सिटीज और टाउन का कैसा होना चाहिए। तो बेटर सिटी को बनाने के लिए, बेटर टाउन्स को बनाने के लिए, और ये टारगेट करने के लिए कि ह्यूमंस को रहने के लिए घर की अवेलेबिलिटी, शेल्टर की अवेलेबिलिटी, छत की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, राइट। इस पर मेनली फोकस किया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे एस्टैब्लिश किया गया था 1985 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। एक रेजोल्यूशन था 40/202, 40/202, तो याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 1986 में। 2020 की जो थीम है वो है हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर, सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य। अच्छा, मेरा आपसे अब एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखना। हमारा क्या टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल का? सरकार ने क्या बोला कि सभी को रहने के लिए घर कब तक मिलना चाहिए? तो कब तक घर प्रोवाइड करा रही है सरकार, और किस स्कीम के तहत प्रोवाइड करा रही है? नीचे कमेंट बॉक्स पर फटाक से इसका आंसर लिखकर बताओ। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें अगेन ये हैबिटेट फॉर ऑल से रिलेटेड ही है, कि इसी दिन ये जो वर्ल्ड हैबिटेट डे जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, जिसमें मतलब हैबिटेशन जो है वो सभी को मिलना चाहिए, इस पर फोकस किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो इसी दिन जो है वो एक अवार्ड भी जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। ये उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए या उन लोगों के लिए दिया जाता है जिन लोगों के थ्रू कुछ नए इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं, या सरकार कोई नया इनिशिएटिव लाती है, इंस्टीट्यूशंस कोई नया इनिशिएटिव लाते हैं, जो कि किसके ऊपर फोकस करते हैं, कि शेल्टर प्रोविजन के ऊपर फोकस करते हैं, हाईलाइट करते हैं होमलेसनेस को, यानी कि जो लोग घर में नहीं रह रहे हैं, घर के बाहर रह रहे हैं, तो उसको हाईलाइट किया जाता है। अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि उनके लिए होम्स जो है वो बिल्ड करना है। इंप्रूव किया जाता है ह्यूमन सेटलमेंट्स को, अर्बन लाइफ में क्वालिटी को जो है वो एनहांस किया जाता है, बेटर बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ऐसे अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई इंडिविजुअल या सरकार अपनी कोई नया इनिशिएटिव लेकर आ रही है, कोई कैंपेन लेकर आ रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करते हुए जो भी बेस्ट टू बेस्ट या आउटस्टैंडिंग जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, परफॉर्मेंस होती है इस फील्ड में, जिसके बारे में अपन ने अभी बात करी, तो उसमें अगर वो बेहतरीन परफॉर्म करते हैं तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था 1989 को, और करेंटली आज की डेट में ये काफी प्रेस्टिजियस ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड पूरे दुनिया भर का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट।
तो ये था अपना पेपर 2 का लास्ट टॉपिक। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि शौर्य मिसाइल जो है उसका सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो कंडक्ट हो गया है। ये देखो आप, ये शौर्य मिसाइल आपको देखने को मिल रही है और सक्सेसफुली जो है उसका ट्रायल कंडक्ट किया जा चुका है। और शौर्य जो है वो लैंड बेस्ड पैरेलल हम लोग को सबमरीन की देखने को मिलती है, जो सबमरीन से लॉन्च होती है K-15 मिसाइल, तो उसकी पैरेलल ये मिसाइल है। और बैलिस्टिक वेपन है ये एक प्रकार का हम लोग को देखने को मिल रहा है और के मिसाइल फैमिली से ये बिलोंग करता है। और के मिसाइल फैमिली जो है इसका कोड नेम जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा गया है। और ये लॉन्च होती है अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से। देखो आप, ये सबमरीन दिख रही है, इसमें आप देखो एक मिसाइल लॉन्च हो गई, दूसरी मिसाइल ये तैनात हो रही है लॉन्च होने के लिए। तो इस प्रकार से ये मिसाइल भी लॉन्च होती है। टॉर्पीडोज वगैरह भी इसको हम लोग कहते हैं, जैसे टॉर्पीडोज होते हैं ना जो सामने दूसरी न्यूक्लियर जो सबमरीन होती है उसको मारने के ऊपर, उसको अटैक करने के ऊपर काम करते हैं, या फिर शिप वगैरह जो होते हैं उसको अटैक करने के ऊपर काम करते हैं। तो इनसे भी निकलती है एक मिसाइल, टॉर्पीडोज वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं। तो के फैमिली जो मिसाइल्स होती हैं, यानी कि मिसाइल की जो के फैमिली हम लोग को देखने को मिलती है, तो के फैमिली की जो मिसाइल्स होती हैं तो ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, यानी कि काफी मतलब लंबी इसकी रेंज होती है। बैलिस्टिक मिसाइल है ये, राइट। और सबमरीन से ये लॉन्च होती है। और इसके अलावा ये मिसाइल जो है वो सबमरीन से फायर की जाती है और इंडिया की अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड प्लेटफॉर्म से ये फायर होती है। और इंडिजीनियसली डेवलप की गई है ये, DRDO के द्वारा इंडिया में ही इसको बनाया गया है। इसका डेवलपमेंट लेट 1990s में शुरू हो गया था। इसकी जो कैपेबिलिटीज है ये न्यूक्लियर वेपन्स की लॉन्च होने की, तो ये हम लोग जमीन पर भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, समुद्र पर भी, सी के अंदर भी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और एयर बेस्ड भी ये हम लोग को देखने को मिलती है, हवा में भी, यानी कि जमीन पर भी ये लॉन्च होगी, हवा पर भी ये जाकर अटैक कर सकती है और समुद्र के नीचे पानी में भी ये अटैक कर सकती है। और मिसाइल्स काफी लाइट होती है, काफी छोटी होती है और स्टेल्थियर होती हैं, इतनी फास्ट होती हैं ये। और इसका मूवमेंट इस प्रकार से होता है कि ये, जैसे कि कई बार क्या होता है जो हम लोग को देखने को नहीं मिलता, ऐसे ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो मतलब काउंटर कर देती हैं, अटैक कर देती हैं। यानी कि जैसे बाहर से जो है, यानी कि जो एक अटैक जो है वो यहाँ से हुआ तो एकदम से यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च हो जाएगी और वो उसको ब्लास्ट कर देगी, अटैक कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी वहां पर, राइट। जिसको इंटरसेप्टर मिसाइल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, राइट। तो ये इतनी फास्ट होती है कि दूसरी कंट्री का जो इंटरसेप्टर जो होता है ना, इंटरसेप्टर मिसाइल, यानी कि जो लॉन्च हो जाएगी और हमें अटैक कर देगी, जैसे हमने अगर कहीं पे अटैक किया तो उसकी जो इंटरसेप्टर जो मिसाइल आएगी ना, तो वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका मूवमेंट जो होता है इतना फास्ट होता है और इस प्रकार से ये मूव करती है कि वो टारगेट लगा ही नहीं पाएगी इसके ऊपर, यानी कि वो उसको पता ही नहीं लगेगा, उसको वो कंफ्यूज कर देगी उस सिस्टम को कि ये कहां पे जा रही है। तो ये वाली भी कैपेबिलिटी इसके अंदर है। और ये बेसिकली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना गाइस, तो ये एक प्रकार की इंटरसेप्टर ही मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टर, यानी कि अगर हमारे पास अगर कोई एनिमी मिसाइल आ रही है तो ये तुरंत जो है वो लॉन्च होकर उस एनिमी मिसाइल को निपटा सकती है, राइट। हवा में ही जो है उसको उड़ा देगी और अटैक करने के पर्पस के लिए भी ये उपयोग में ली जा सकती है। अग्नि सीरीज जो है मिसाइल की, वो लैंड बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि मीडियम और इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने की इसकी क्षमता हम लोग को देखने को मिलती है। वही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इन मिसाइल्स की रेंज काफी ज्यादा होती है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब बात हो रही है डिफी हेलमैन की एक्सचेंज के बारे में। ये क्या है गाइस? तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज याद रखना। जैसे व्हाट्सएप में हम लोग मैसेजेस भेजते हैं ना, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजा तो वो एंड टू एंड इसका इंक्रिप्शन हम लोग को देखने को मिलता है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब कि मेरे और आपके अलावा कोई भी इस मैसेजेस को रीड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस सामने वाले व्यक्ति के पास आपका मोबाइल ना आ जाए, या फिर अगर आप किसी ग्रुप में तो दूसरे जो ग्रुप के सदस्य हैं वो कर सकते हैं। बट अगर मैं पर्सनल चैट आपके साथ कर रहा हूं तो मैंने जो आपको मैसेज भेजा वो आप तक पहुंचेगा और मेरे और आपके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है वो कोई बीच से हैक नहीं कर सकता। ये इसको एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते हैं। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक, ये देखो आप, ये जो है मैंने ये मैसेज लिखा, ठीक है, मैंने मैसेज लिखा, ये ताला है, ठीक है, इसकी चाबी जो होगी वो आपके फोन पे ही होगी इस मैसेज को खुलने की, यानी कि इस ताले को खुलने की चाबी सिर्फ आपके फोन पे। अगर मैं आपको भेज रहा हूं तो ये आपके फोन पे ही खुलेगा, दूसरे किसी और में ये नहीं, खुल ही नहीं सकता। अगर पहुंच भी जाएगा, यानी कि किसी हैकर ने कोशिश करी इसको रीड करने की, तो उसकी की इसको मिल ही नहीं पाएगी। और हर एक की जो होती है वो डिफरेंट, अलग अलग हम लोग को देखने को मिलती है, इंक्रिप्टेड की। तो ये जो इंक्रिप्शन की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, तो ये इसी चीज को जो है, इसी सिस्टम को डिफे हेलमैन की एक्सचेंज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी चीज, बस ये याद रखो। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये टर्म अभी न्यूज में था, क्या ये, तो आपके दिमाग में तुरंत एंड टू एंड इंक्रिप्शन आ जाना चाहिए। क्लियर है यहां तक बातें? थ्योरी देख लेते हैं अपन। रिसेंटली टेलीविजन न्यूज चैनल ने काफी सारे व्हाट्सएप चैट, फिल्म एक्टर के दीपिका वगैरह के आपने देखा होगा, न्यूज चल रही है ये भी, तो उनके व्हाट्सएप चैट जो है वो
लीक हो गए हैं, पता लग रहा है उनको, राइट। तो इसी को लेकर फेसबुक जो है वो अभी काम कर रही है, क्योंकि व्हाट्सएप किसका, फेसबुक का, फेसबुक ने खरीद लिया था व्हाट्सएप को, राइट। तो फेसबुक यही काम कर रही है, अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन कितना सिक्योर है उसको लेकर ये सामने इस चीज को प्रमोट करने के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि अभी ये सब चीजें ओपन हो गई, तब लोगों को डर लग रहा है कि उनका मैसेज कोई भी खोल सकता है, राइट। तो इसी पर जो है अभी काम चल रहा है, कार्रवाई देखने को मिल रही है फेसबुक की तरफ से। बट हम लोग को मेनली फोकस जो रखना था वो डिफे हेलमैन की एक्सचेंज के ऊपर रखना था, जिसके बारे में आपको बता दिया। तो देखो 2016 से व्हाट्सएप जो है ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। व्हाट्सएप में ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंक्रिप्शन इंश्योर करता है कि जो मैसेजेस व्हाट्सएप पे सेंड किए जाते हैं वो रीड और देखे जाएंगे सिर्फ उन्हीं के द्वारा जिनको ये मैसेज भेजा गया, जो मैंने अभी आपको बताया था। और ये टेक्नोलॉजी जो होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, डिफे हेलमैन की एक्सचेंज सिस्टम के ऊपर बेस्ड ये टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है। ये मेथड जो होता है जिसके तहत ये सिक्योरली मैसेजेस जो होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं, वो क्रिप्टोग्राफिक कीज के आधार पर होते हैं। और ये पब्लिक चैनल पर जब भेज, क्योंकि व्हाट्सएप एक पब्लिक चैनल है, राइट। बट पब्लिकली जो है वो आप जो है वो हर किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है ये। बट आपका मैसेज सिर्फ उसी को आप जिसको भेजोगे उसी के द्वारा रीड किया जाएगा, सीन किया जाएगा जिसको आपने भेजा है। उसके बीच में से अगर कोई हैकिंग करने की कोशिश करता है तो भी उसको ये ओपन नहीं होगा उसके डिवाइस पे मैसेज, राइट। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट, जिसको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहते हैं। और ये व्हाइटफील्ड, डिफे और मार्टिन हॉलमैन के नाम पर रखा गया है। और ये पहली जो पब्लिक की प्रोटोकॉल जो था वो लाया गया था रैल्फ मार्केल के द्वारा। तो इसका भी एक जनरल आइडिया होना चाहिए, बस नाम आप सुनो तो आप 2-3 बार जब इसको पढ़ लोगे तो दिमाग में आ जाएगा, अगर पेपर में लिखा हुआ रहता है तो। बाकी मेंस वगैरह में ये सब नाम वगैरह लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता नहीं है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में एक जनरल बस आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मेंस में अगर कोई डिजिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, वैसे तो आएगा ही, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, तो आप ये सब सिक्योरिटी कीज के बारे में भी मेंशन कर सकते हो। इसमें अगर आपने सिर्फ ये वाली चीज मेंशन कर दी ना, डिफे हेलमैन की एक्सचेंज, तो भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ जाएगा, राइट, आंसर में आपके। चलो एनीवेज आगे की बात करें। ये मेथड अलाउ करता है दो पार्टीज को कि उनके बिना प्रायर नॉलेज के वो जॉइंटली एक कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक सीक्रेट की जो है वो शेयर कर सकते हैं आपस में, राइट। और इनसिक्योर चैनल पे, व्हाट्सएप एक इनसिक्योर चैनल हम लोग कह सकते हैं इसको, बट मैसेज जो होंगे वो सिक्योर्ड होंगे। और ये की जो होती है वो इनक्रिप्ट करती है कम्युनिकेशन को, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, बस सिंपल सी। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात हो रही है क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट फायर लिंक के बारे में। तो फॉरेस्ट फायर का और क्लाइमेट चेंज का एक लिंक है, जिसके बारे में पहले भी कई बार अपन डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आप सभी लोग जानते हो ये जो आग लगती है वो किसके कारण आग लग रही है। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था, हमने बात करी थी ज़ॉम्बी फायर के बारे में, याद रहा है कि नहीं। 2-3 दिन पहले एक अलग से वीडियो बना रखा है ज़ॉम्बी फायर का, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है ये चैनल के वीडियो कॉलम पे आप जाओ, ज़ॉम्बी फायर का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। तो उसमें भी अपन ने बात करी कि जो ये टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रही है। फॉरेस्ट फायर होने के दूसरे भी ह्यूमन एक्टिविटीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। कई बार लोग बाग की गलतियां होती है कुछ, जिसके कारण से आग लग जाती है। यानी कि एक बार किसी ने कुछ आग जलाई और वो आग एकदम से फैल गई, तो ऐसी भी चीज होती है ह्यूमंस की गलतियों के कारण। बट मोटे मोटे तौर पर आज की डेट में जो चीज सामने आ रही है फॉरेस्ट फायर की जो इतनी बढ़ती आ रही है वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है और उसी के कारण जो ये सूखे पत्तियां वगैरह जो होती हैं तो इसमें जो है वो आग लग रही है और आग जो है वो लगकर फिर फैल रही है और फॉरेस्ट फायर के कारण बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि फॉरेस्ट फायर ही और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली धुआं तो निकल ही रहा है, राइट। अब ये जो धुआं है, पोल्यूशन जो है, तो वो क्लाइमेट चेंज पर और भार जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण ही फॉरेस्ट फायर हो रहा है और फॉरेस्ट फायर के कारण ही अगेन क्लाइमेट चेंज की प्रोसेस जो है वो और तेज हो रही है। तो ये लिंक भी आपको मतलब जो ये इंटरलिंक जो है, एक तो लिंक आपको पता होना चाहिए और इंटरलिंक भी पता होना चाहिए। इंटरलिंक क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण फॉरेस्ट फायर हो रहा है, फॉरेस्ट फायर के कारण अगेन क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन अल्टीमेटली देखने को मिल रहा है ना, ये लॉजिक लगाओ, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने नोट यही चीज करी है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ह्यूमंस के कारण, जो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन किया है इंडस्ट्री से पोल्यूशन के कारण, गाड़ियों से पोल्यूशन के कारण, राइट, और जो हम लोग एसी चलाते हैं, राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है, तो ऐसी जो चीजें होती हैं उसके कारण जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन हो रहा है, तो ये ह्यूमंस के कारण ये क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो ये प्रमोट कर रहा है वाइल्ड फायर की कंडीशन, राइट, क्योंकि ये हुई है। वाइल्ड फायर क्या होती है, जंगल, झाड़ी या वनस्पति, फॉरेस्ट, बुश, वेजिटेशन की आग, फायर, इसमें फायर लगना, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड फायर, राइट। अनकंट्रोल्ड बर्निंग, ये प्लांट्स की हम लोग को देखने को मिलती है नेचुरल सेटिंग के अंदर, जैसे कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जब बर्न करने लगते हैं, जलने लगते हैं, राइट, तो ये नेचुरल फ्यूल जो है उसको कंज्यूम कर लेते हैं और विंड और टोपोग्राफी के आधार पर ये फैलते हैं,
राइट। इसके अलावा जो ह्यूमन की जो एक्शंस होते हैं, ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है वो इनको उकसाती है, जैसे कि लैंड क्लियरिंग, जमीन जो है वो उसको साफ करना, राइट। इसके अलावा एक्सट्रीम जब सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट वगैरह आप लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा रेयर केसेस में जो बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग जो होती है, उसके कारण भी ये आग लग सकती है, राइट। और इसके पीछे के जो फैक्टर्स हैं, कारक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो क्लाइमेट चेंज बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ये वाइल्ड फायर की भी इंटेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। और जो पुअर लैंड होता है, प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट नहीं करते हम लोग, राइट, तो उसके कारण भी जो है ये आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। और काफी सारे लोग जो है वो स्मोक के कारण उनकी मौत भी हो जाती है, ये वाली चीज भी है। और उनको वेरियस रेस्पिरेटरी इश्यूज भी होने लगते हैं इन सब स्मोक के कारण। और पूरे दुनिया भर में फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत बिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। वो मैं आपको इंटरलिंक वाला जो सिनेरियो समझा रहा था ना, कि क्लाइमेट चेंज के कारण होता है वाइल्ड फायर, और वाइल्ड फायर के कारण अगेन क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज होता है, क्योंकि अब आग जलेगी तो पोल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा। तो वही चीज यहां पर समझाने की बात की गई। और ऑक्सीजन, हीट सोर्स, फ्यूल, इसकी 3 कंडीशन होती है वाइल्ड फायर की, राइट। इसके पीछे स्मार्ट मिसाइल की बात करें तो सबसे पहली चीज तो स्मार्ट का फुल फॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडोज, तो इसको स्मार्ट कहा जा रहा है। तो ये ओडिशा कोस्ट के अंदर इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुली कंडक्ट की गई है, और ये इंडिया में ही स्मार्ट मिसाइल को तैयार किया गया, बना गया है। और स्मार्ट मिसाइल जो है ये लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम, जो हम लोग को एंटी सबमरीन वारफेयर का देखने को मिलता है। तो ये जो टॉर्पीडो की जो रेंज होती है उससे ज्यादा रेंज की ये मिसाइल जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सबमरीन मिसाइल है और उसमें ये फिट की जाएगी। तो ये वाली चीज है स्मार्ट मिसाइल के बारे में, जिसकी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है मिनी ऐप के बारे में, जो कि पेटीएम के द्वारा अनाउंस किया गया। मिनी ऐप क्या है? तो सिंपल सी चीज, मिनी ऐप में आप ये चीज ध्यान में रखना, मिनी ऐप में पेटीएम अपने आप को एक ऐप स्टोर की तरह जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं। नहीं कि अगर आप पेटीएम खोलेंगे तो उसमें आपको वेरियस एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी, बट ये जो एप्लीकेशन होगी ना, वो किस टाइप की एप्लीकेशन होगी? वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगी। जैसे कि अपन वेबसाइट खोलते हैं ना मोबाइल में, मोबाइल के अगर आप जो ब्राउजर है उसमें आप वेबसाइट, जैसे यूट्यूब, मोबाइल के ब्राउजर में आप यूट्यूब खोलते हो, तो जो यूट्यूब जो है वो मोबाइल के ब्राउजर में भी चल जाता है अच्छे से, और आपको दिखता भी बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह, जैसे ऐप होती है वैसे ही उसी का ही क्लोन लगभग हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे ओला की बात करें, ओला के थ्रू आप टैक्सी वगैरह बुक करते हो, तो ओला को अगर आप वेबसाइट पे खोलोगे तो वो सेम इंटरफेस एप्लीकेशन का आपको वेबसाइट में एज इट इज दिखाई देगा। तो पेटीएम ने क्या किया, इसकी जो ये मिनी ऐप है ना, तो ये बिल्कुल एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी बिना एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। आप सिर्फ पेटीएम पे जाएंगे और पेटीएम पे बहुत सारी एप्लीकेशन का आप लाभ उठा सकते हैं बिना एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए। तो पेटीएम क्या कर रही है, काफी सारे जो डेवलपर्स होते हैं ना, एप्लीकेशन डेवलपर्स, उनको मौका दे रही है कि वो अपनी एप्लीकेशन बनाए, और एप्लीकेशन यानी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट सर्विस वो बनाए, और फिर वो वाली जो वेबसाइट की जो उनकी सर्विस है वो इस पेटीएम में मतलब लगा सकते हैं वो, जिससे कि पेटीएम के थ्रू जो है वो काफी सारे जो यूजर्स हैं पेटीएम के, वो काफी सारी इस प्रकार की एप्लीकेशन का जो है वो आसानी से उपयोग कर सके। यानी कि मान सकते हो आप, ये चीज बोल सकते हो कि जो गूगल प्ले स्टोर होता है या ऐप स्टोर होता है, तो उसी का ही एक मिनी वर्जन हम लोग को पेटीएम का देखने को मिल रहा है। क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, है ना, और वैसे ही ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो वैसे ही आप यहां पे आ सकते हो। बट यहां पर फायदा ये होगा इस पेटीएम की मिनी ऐप में कि यहां पर जो है वो आप लोगों को अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी होगी, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को खोलकर सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज है, और ये नया नहीं है, इससे पहले भी काफी सारे जो कंपनीज है उन्होंने ये वाली चीज लॉन्च करी थी। अभी पेटीएम ने इसलिए ये सब चीजें अनाउंस करी है इसके बारे में, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर में से पेटीएम मेरे ख्याल से कुछ घंटों के लिए जो है वो उड़ गया था, यानी कि बंद हो गया था, वहां से उसको ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उसने कुछ नियमों का उल्लंघन किया था, तो इसलिए उसको ब्लॉक कर दिया। तो उसको लगा कि यार ये गूगल की मोनोपोली चल रही है, तो उससे बेटर है कि हम जो है वो एक अलग अपना इस प्रकार की मिनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि जो एप्लीकेशन जो डेवलपर्स होते हैं तो उनको फायदा मिल सके। और इवन यहाँ पर ये भी कहा गया कि ये मिनी ऐप का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि जो भी, जैसे मैं हूं, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, मैं एप्लीकेशन डेवलपर हूं, या फिर मैंने कोई भी वेबसाइट बनाई जिसमें मैं सर्विस दे रहा हूं, जैसे कि अपनी ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ, तो मैं क्या कर सकता हूं, गूगल प्ले स्टोर में रखने की जगह अपनी एप्लीकेशन को मैं यहां पर रख सकता हूं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर 30% के आसपास पैसा लेती है डेवलपर से, ऐप स्टोर भी बहुत पैसा लेती है, राइट। तो वैसे यहां पर कहा जा रहा है कि पेटीएम पे रखा जा सकेगा, बट पेटीएम कम पैसा लेगी, 2% के आसपास इसका चार्ज होगा। तो इसने ये भी कहा है कि जो इंडियन डेवलपर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव ये लेकर आया मिनी ऐप स्टोर का।
राइट। कस्टम बिल्ट मोबाइल वेबसाइट जो होती है ये हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि ऐप लाइक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराएगी मोबाइल वेबसाइट, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। और ये HTML या जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के तहत यूज की जा सकती है, और इसमें जो यूजर्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी एप्लीकेशन को, वो डायरेक्टली एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब बात हो रही है एडजुवेंट के बारे में। एडजुवेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली वैक्सीन के साथ मिलाया जाता है। ये एक ऐसी चीज होती है जिसको वैक्सीन के साथ मिलाया जाता है, जिससे कि वैक्सीन की पावर बढ़ जाए। पावर बढ़ जाए इन द सेंस कि एक जो भी यूजर है, यानी कि जिसको ये वैक्सीन लग रही है, जैसे कि मुझे कोई वैक्सीन लगी, अब जो मुझे वैक्सीन लगेगी, तो उस वैक्सीन के साथ अगर एडजुवेंट को अगर मिक्स कर दिया जाएगा, तो वैक्सीन की ज्यादा दिनों तक वो वैक्सीन जो है वो मेरी बॉडी में काम करेगी। यानी कि वैक्सीन की पावर को बढ़ा देता है ये, और कुछ नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट, ये बस आपको याद रखना। और दूसरी चीज, मेरी इम्यूनिटी को भी वो बढ़ा देगा। यानी कि ये एक एड ऑन रहता है एक प्रकार का, जो कि वैक्सीन को और अच्छा कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि बार बार रेगुलरली लोगों को डोज नहीं लेना पड़ता, एक ही डोज में जो होता है वो लॉन्ग टर्म काम करती है वैक्सीन। ठीक है, तो ये फार्मालॉजिकल या फिर इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स वैक्सीन का इंप्रूव करती है, जो चीज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा था। और वैक्सीन में ये ऐड की जाती है इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करने के लिए। ये ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और लंबे समय तक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करके रखती है बॉडी में पर्सन की, राइट। और लंबे समय तक इम्यूनिटी को रखना, इसका मतलब कम से कम डोज लिया जाएगा, बार बार डोज लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जब बार बार डोज एक इंसान को नहीं दिया जाएगा, तो वैक्सीन की कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, यानी कि खर्चा नहीं होगा एक इंसान का वैक्सीन के ऊपर, राइट। और ये न्यूज में इसलिए क्योंकि भारत बायोटेक, जो कि आपको पता होगा कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन जो है वो बना रही है, तो इसको लेकर इसने एक कनस बेस्ड वायरोवैक्स के साथ एक एग्रीमेंट किया है, लाइसेंस एग्रीमेंट किया है इनके साथ, और जिसके तहत ये एडजुवेंट एलिड्रोजिक्विन सेकंड इसका उपयोग करेंगे ये। ठीक है, तो आपको मेनली एडजुवेंट क्या होता है इसकी एक जानकारी होनी चाहिए बस, और पता होना चाहिए कि भारत जो बायोटेक है इसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है एडजुवेंट का। इसमें अब कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसमें एडजुवेंट भी मिलाया जाएगा, जिससे कि जो भी लोग जो ये वैक्सीन ले रहे हैं, तो उनको लंबे समय तक जो है उस वैक्सीन का असर उनकी बॉडी में रहेगा, या लंबे समय तक ये वैक्सीन जो है वो असर करेगी उनकी बॉडी में। सिंपल सा कंसेप्ट, ये बस ध्यान में रखना, ठीक है। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हुए, दिमाग में बैठ गए आपके, तो लाइक का बटन जरूर हिट कर देना, शेयर जरूर कर देना गाइस, और प्लीज थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रीचेस जो है वो मिल सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी हो, लेक्चर्स के बारे में। एंड एक और चीज आपसे बात करना चाहूंगा कि गाइस देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स पेड पैकेज में हैं, देखो पेड पैकेज के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इसकी फीस भी मैंने काफी कम रखी हुई है, और आपके सामने यार सब कुछ, इतनी सब चीजें जो है वो मार्केट में 25-2500 रुपए की मिल रही है, आप जानते हैं इस क्वालिटी की, राइट। और वैसे तो क्वालिटी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं, राइट। और चलो छोड़ो वो सब, उस पे बारे में बात नहीं करेंगे। मेन जो मेरा जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये बेसिकली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पेड पैकेज में हैं तो गाइस प्लीज कहीं पर भी शेयर मत किया करो किसी को, अगर कोई आपसे मांगता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोग सोचते हैं कि सब कुछ उनको फ्री में मिल जाए, बट क्या होता है कि ये मतलब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट हाँ ये इस पर मेरी इनकम जो है वो डिपेंडेंट रहती है, सिर्फ मेरा इकलौता इनकम सोर्स है ये, और अभी बड़ी परेशानियां चल रही है, आप खुद जानते हो। तो इसीलिए अगर आप परचेज कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप अपने यूज के लिए करो, बट किसी को प्लीज फॉरवर्ड मत करना। मुझे पता है कि आप सबकी हेल्प करना चाहते हो, राइट, बट चीज क्या है कि आपने जो ये सब्सक्राइब किया है और मैंने जो ये रेट रखा है वो इसीलिए ही कम रखा है कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ईमानदारी से आप पढ़ो, और जो आपने जो सर्विस ली है उसका उपयोग आप ही करो, क्योंकि सर्विस की कॉस्ट भी कम है। आप दूसरा अगर कोई मांगता है ना, उसको बोल दो कि यार खरीद लो, क्योंकि कॉस्ट इतनी कम रखी हुई है कि जिससे कि सभी लोग अफोर्ड कर सके, राइट, मिनिमम कॉस्ट। और फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, तो जो आपको ठीक लगे कंट्रीब्यूशन वो आप कर सकते हैं, जैसे कि इसी प्रकार से मैं रेगुलरली जो है वो लेक्चर्स कंटिन्यू रखूं, क्योंकि देखो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है फीस को बढ़ाने का, बट काफी सारे जो लोग हैं गाइस इस प्रकार के जो कंटिन्यूअस मैसेज करते हैं, तो मुझे दुख लगता है यार कि मैंने इतनी कम रखी है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स जो है वो इस प्रकार का कर रहा है, और फिर डर भी लगता है कि यार एकदम से कहीं लीक वगैरह ना हो जाए, क्योंकि पूरी जो मेरी इनकम है वो इसी के ऊपर बेस्ड है ना। तो थोड़ा सा प्लीज मेरा इस चीज में ख्याल रख लेना। एंड मैं आपको बता देता हूँ मंथली पेड पैकेज, अगर आप नए हैं आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो देखिए गाइस मिनिमम 100 रुपीज है इसकी फीस मंथली पेड पैकेज की। आपको पूरे महीने जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं ना उसकी आपको पीडीएफ दी जाती है, जिससे कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। आप अपना टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को देखने के ऊपर बिताएं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपको लेक्चर को देखने का, पूरा जो भी चीज मैं बोल रहा हूं उसको माइंड में आप फीड करते जाओ, रेदर देन मतलब माइंड डाइवर्ट करने की जगह, लिखने की जगह, राइट। आप पूरा ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनने के बाद अपने दूसरे काम करो, जैसे कि जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी कवर करो, एडवांस बुक कवर करो, राइट, ऑप्शनल की तैयारी करो। तो आपके जो रिमेनिंग जो काम है ना पढ़ाई से रिलेटेड वो आप करो। करंट अफेयर्स की आपको कोई चिंता नहीं करनी अगर आप ये पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो, क्योंकि इसमें आपको रेगुलरली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है। और देखिए, आपको जो पीडीएफ दी जाती है, अब आपका टास्क ये होगा कि आपको डेली उस पीडीएफ को रात में सोने से पहले रिवाइज करना है। आपको जो मैं सुबह पढ़ा रहा हूं उसको आप रात तक जो है वो पूरा रिवाइज कर लो, यानी कि रात में सोने से पहले एक बार उसको स्क्रॉल कर लिया, फटाफट हो जाता है, मुश्किल से 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा आपका, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं जो पूरा समझाता हूं एक ही दिन पूरे आपके माइंड में रहेगा, आप भूलोगे नहीं उस चीज को 24 घंटे तक। तो एटलीस्ट बहुत सारी चीजें मुझे पता है कि भूल जाते हो, बट आप एक बार रिकॉल कर लोगे ना तो आपकी तुरंत वो मेमोरी में फीड हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको संडे के दिन एक सिंगल पीडीएफ देता हूं जो कि पूरे हफ्ते की होती है, कंपाइलेशन होता है ये वीकली कंपाइलेशन पूरी पीडीएफ्स का, जिससे कि आपको अलग अलग पीडीएफ ओपन करने की जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात, आप संडे के दिन वीकली रिवीजन करें तो आपका क्या हुआ, 2 बार रिवीजन हुआ, आपने एक टॉपिक को अभी तक 2 बार पढ़ लिया है, राइट। और ऐसे ही मैं आपको मंथ के एंड में देता हूं एक सिंगल पीडीएफ मंथली कंपाइलेशन की, जिससे कि आपको वो जो टॉपिक होता है आपने 3 बार रिवाइज कर लिया। और यही चीज होती है, पता है, एग्जाम की जर्नी में ये चीज बहुत मैटर करती है। स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं कर पाते, तो इस पैकेज को लेने से फायदा ये होता है कि आपको मैं रिमाइंडर देता हूं कि भाई रिवाइज करो, रिवाइज करो, राइट। और अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता मेंस में बैठने से। इतना ही चाहिए सिर्फ यूपीएससी के अंदर। और हाँ, अभी देखिए, स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन भी दिया करो, तो प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन भी आपको इसमें मिलती है, पेड पैकेज में, इसी का ही ये हिस्सा इंक्लूडेड है। जो मैगजीन आपको दी जाती है, मैगजीन इंग्लिश हिंदी अलग अलग मैगजीन होती है, जिसको आप प्रिंट आउट करा के उसको भी पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे ही मंथ खत्म होता है, जब मैं आपको मैगजीन देता हूं तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री 150 क्वेश्चंस भी दूंगा, मिनिमम 150 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप कहीं से भी कोई भी अगर टॉपिक आता है तो आप उसको मतलब छोड़ के ही ना पाए और बिल्कुल करेक्ट करके आए आप टॉपिक। तो मेरा ये फोकस होता है। और इतनी सब सर्विस ओनली 100 रुपीज पर मंथ। और इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल लिखी हुई है कैसे आपको ज्वाइन करना, आप पढ़ लीजिए। और 7 महीने की अगर आपको पीडीएफ चाहिए जनवरी से लेकर जुलाई की, तो इसकी पीडीएफ की कॉस्ट है 300 रुपीज 7 महीनों की। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर आपको जैसे अगस्त की चाहिए, सितंबर की चाहिए, तो उसमें भी जो फीस है वो मिनिमम 100 रुपीज ही है, उसमें भी आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस है ये अक्टूबर से शुरू हुए हैं, तो सितंबर, अगस्त और सितंबर में ये चीज नहीं मिलेगी आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस, बट अक्टूबर से, इस मंथ से कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आपको मिलना शुरू होंगे मंथ के एंड में, ठीक है। तो इसके बारे में एक जानकारी देनी थी। और आपका जो ये टॉपिक है ये पेपर 2 का है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी सेम नाम से चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे आप ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।